कहानी शुरू एक सुनसान गली से होती है। उस अंधेरे में एक दरवाजा था। एक हाथ उसको खोलने आगे बढ़ ही रहा था, तभी डेंजी की आंखें खुल जाती है, जो ये अजीब सपना देख रहा था। इसके बाद डेंजी अपने काम पे निकल जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी के सिर पर बहुत कर्जा है, जिसको चुकाने के लिए वो अपने कई ऑर्गन्स बेच भी चुका है। फिर भी अभी भी उसके ऊपर 3,08,00,000 येन का कर्जा बाकी है। इसीलिए डेंजी डेविल हंटर का काम भी करता है, क्योंकि इस काम में सबसे ज्यादा कमाई होती है। डेंजी के पास खुद भी एक डेविल था और उसका नाम पोचिता है। पोचिता की पूंछ खींचने से वो चैंशो जैसे काम करने लगती है। वो दोनों मिलकर एक टोमेटो डेविल को खत्म कर देते हैं। इसके उन्हें 4 लाख मिलते हैं, पर डेंजी का कर्ज और बाकी मैनेजमेंट फी काट कर उन्हें 70,000 येन ही दिए जाते हैं। असल में ये जो डेंजी पर इतना बड़ा कर्ज है वो उस पर नहीं, उसके पापा के ऊपर था, जो कि उन्होंने याकुजा गैंग के लीडर से लिया था। क्योंकि वो कर्जा चुका नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने आसान रास्ता चुनना ठीक समझा। जिस दिन डेंजी के फादर को दफनाया गया, उसी वक्त वो आदमी डेंजी को कल तक 7 लाख का इंतजाम करने को कहता है, वरना उसको भी मार दिया जाएगा। उसके जाने के बाद डेंजी को पोचिता मिला, जो कि घायल था और मरने ही वाला था। अचानक डेंजी को कुछ याद आता है और वो उसे अपना ब्लड ऑफर करता है। डेंजी खुद भी मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पोचिता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि डेविल खून पीने से अपने आप को हील कर सकते हैं। अगले दिन डेंजी पोचिता के साथ मिलकर एक छोटे से डेविल को खत्म कर देता है और याकुजा गैंग के लीडर से उसे डेविल हंटर के तौर पे हायर करने को कहता है, जिससे वो काम करके उनका कर्जा चुका देगा। अब प्रेजेंट टाइम में डेंजी के पास 70,000 येन है, जो कि वाटर बिल और कई सारे बिल्स में खर्च हो जाएंगे, जिसके बाद उसको 1800 येन में ही पूरा महीना निकालना होगा। और ये इतना कम है कि डेंजी को आज रूखा ब्रेड खाकर ही काम चलाना होगा। रास्ते में याकुजा के लोग डेंजी को जाते हुए देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग डेंजी से इसीलिए हंटिंग करवाते हैं क्योंकि असली डेविल हंटर्स याकुजा को डेविल्स की बॉडी नहीं बेचते। अब उनमें से एक डेंजी को परेशान करते हुए ये सिगरेट उसे निगलने को कहता है, जिसके बदले वो उसे 100 येन देगा। डेंजी खुशी खुशी उसे खा लेता है और येन मिलने के बाद वो उसे निकाल देता है। उनका बसेरा एक खंडर था, जहाँ वो किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे। डेंजी को ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ठीक लाइफ चाहिए, जहाँ उसके पास एक गर्लफ्रेंड हो, जो कि ये तो उसका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हम जो से थोड़ी बहुत ठीक ठाक जिंदगी जीने वाले इसको देख रहे हैं, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसको कैसे लग सकता है कि इसके तबेले में कोई लड़की आ सकती है। भूखे पेट होने की वजह से डेंजी को नींद भी नहीं आ रही थी। वो पोचिता को बताता है कि वो सपने में ब्रेड पर जैम लगाकर पोचिता के साथ खाना चाहता है, फिर लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसके साथ वीडियो गेम खेल के उसके साथ सो जाना चाहता है। तभी अचानक डेंजी को खून की उल्टी हो जाती है। डेंजी की माँ को दिल की बीमारी थी, जो कि शायद डेंजी के अंदर भी पास ऑन हो गई थी। तभी डेंजी के दरवाजे पे याकुजा गैंग का वही लीडर आता है, जो डेंजी के लिए एक और डेविल मारने का काम लेकर आया था। वो उसे शहर से दूर एक खंडरी फैक्ट्री में लेकर आया था। डेंजी पोचिता को लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक एक तलवार उसके शरीर से पोचिता तक पार हो जाती है। असल में इस आदमी ने अपनी याकुजा गैंग को और पावरफुल बनाने के लिए डेंजी की तरह एक डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जिसके बदले उसे एक डेविल हंटर उसे देना था। पर याकुजा गैंग के लोग इतने बड़े मूर्ख थे कि उन्होंने सौदा भी ज़ॉम्बी डेविल से किया था, जिसकी ताकत ही दूसरों को ज़ॉम्बी बनाना है। और अब पूरी याकुजा गैंग ज़ॉम्बी गैंग में तब्दील हो चुकी थी। ज़ॉम्बी डेविल को डेविल हंटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो डेविल्स को मारते हैं। इसीलिए वो अपने ज़ॉम्बीज को डेंजी के टुकड़े कर उसे कचरे के डब्बे में डाल देने को कहता है। डेंजी पोचिता को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एक ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया था और सभी ज़ॉम्बीज मिलकर उसे बार बार स्टैप करने लगते हैं। मरते वक्त डेंजी सोच रहा था कि उसे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, वो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। खैर, ज़ॉम्बीज डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिता के मुंह में जा गिरता है, जिससे पोचिता थोड़ा हील हो जाता है और उसे डेंजी की एक कही बात भी याद आती है। डेंजी को यकीन था कि एक दिन वो डेविल का शिकार करते हुए मारा जाएगा और उसके जाने के बाद पोचिता या तो भूख से या फिर डेविल हंटर्स के हाथों मारा जाएगा।
पर डेंजी ने कहीं सुना था कि कुछ डेविल्स इंसानों की बॉडी को पोजेस कर सकते हैं। तो डेंजी चाहता है कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी पे कब्जा कर यहाँ से कहीं दूर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। हम देखते हैं कि पोचिता इस वक्त ऐसा ही कर रहा था। उसके कटे हिस्से भी वापस जुड़ने लगते हैं। तभी अचानक हम डेंजी और पोचिता को फिर एक साथ देखते हैं, पर इस बार पोचिता भी इंसानों की भाषा बोल रहा था। वो बताता है कि वो उसकी बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, जिसमें वो अपने दिल के बदले डेंजी से चाहता है कि डेंजी वो जिंदगी जिए जिसके वो दोनों सपने देखा करते थे। अब पोचिता की वजह से डेंजी पूरी तरह हील तो हो जाता है, साथ ही उसके ऑर्गन्स भी वापस रीजनरेट हो चुके थे और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। अब डेंजी के सीने पे एक रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था, जो कभी पोचिता की पूंछ हुआ करती थी। ज़ोंबी डेविल डेंजी को जिंदा देख अपने ज़ोंबीज को वापस उसे मारने भेजता है। डेंजी मन में सोच रहा था कि इनके पास तो सब कुछ था, फिर इन्हें किस चीज का लालच था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो भी तो उनकी ही तरह है, वो भी तो पोचिता के साथ की खुश जिंदगी छोड़कर ज्यादा के सपने देख रहा था, इसीलिए वो इन्हें दोष नहीं देगा। लेकिन अभी ये सब उसके सपने के बीच आ रहे हैं, इसीलिए डेंजी अपनी चैन खींचकर जिन ज़ॉम्बीज ने उसे दबोच लिया था, वो चैनशो मैन बनकर उन सभी को काटना शुरू कर देता है। यहाँ पोचिता के दिल की वजह से डेंजी के पास भी पोचिता की पावर आ चुकी है। डेंजी ज़ॉम्बी डेविल पे कूदकर उसे बीच से काट देता है, पर इसके बाद भी ज़ॉम्बीज का आना बंद नहीं हुआ था। वैसे डेंजी को यहाँ डेविल्स मार नहीं बुलाया गया था, इसीलिए वो इन सभी को मारना शुरू कर देता है और अब पूरी याकुजा गैंग ज़ॉम्बीज में बदल चुकी है। यानी अब डेंजी को किसी को कर्ज नहीं देना पड़ेगा। अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स भी यहाँ पहुँच चुके थे, जो यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आए थे। पर उन्हें यहाँ सभी ज़ॉम्बीज पहले ही मरे हुए मिलते हैं, पर अभी उनके बीच एक जिंदा था। उनमें से एक को लगता है कि ये भी डेविल है, पर पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर माकिमा, जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, वो सूंघकर बता देती है कि ये ना तो इंसान है और ना ही डेविल। डेंजी गिरते हुए उसे गले लगाने को कहता है। माकिमा उसे गले लगाती है और डेंजी का डेविल रूप पिघलने लगता है। माकिमा डेंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो वो उसको डेविल समझकर मार सकती है, या तो वो उसका पालतू बन जाए और वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। डेंजी मरना नहीं चाहता था, तो वो पूछता है कि उसे खाने में क्या मिलेगा। वो बोलती है कि शायद उसे जैम वाला ब्रेड, साथ ही सलाद, कॉफी और कुछ मीठा भी, जो कि डेंजी का यही तो सपना था। इसके बाद डेंजी माकिमा के साथ चला जाता है और अब जब डेंजी माकिमा का पालतू है, तो वो चाहती है कि डेंजी उसके हर एक सवाल का जवाब भाव में दे। यानी उसने डेंजी को सच में कुत्ता बना दिया है और वो अपने पालतू से ना नहीं सुनना चाहती। अब डेंजी को खूबसूरत माकिमा डरावनी लगने लगी थी, साथ ही उसे पोचिता की याद आ रही थी। तभी अचानक डेंजी का पेट आवाज करने लगता है, तो माकिमा उसे कुछ खिलाने की बात करती है, जिसका पैसा भी वो ही पे करेगी। उसने डेंजी को अपना कोट भी दे दिया था ताकि डेंजी को शर्म ना लगे। डेंजी की जिंदगी में ये पहली बार था कि कोई उसका इतना ख्याल रख रहा है। उसे तो माकिमा से प्यार ही होने लगा था। इसके बाद वो लोग स्टॉल से खाना ऑर्डर करते हैं। चैनशो मैन बनने की वजह से डेंजी का काफी ब्लड लॉस हो चुका था, जिस कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और माकिमा के ऊपर गिर जाता है। माकिमा उसे उठाती है और पूछती है कि आखिर उसके साथ ये सब हुआ कैसे। डेंजी उसे पोचिता के बारे में बताता है, जिसने उसे बचाने के लिए अपना दिल दे दिया था। डेंजी की ये कंडीशन इतनी ज्यादा रेयर है कि इनके पास इसका कोई नाम भी नहीं है, पर वो उस पे भरोसा कर सकती है क्योंकि उसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज है और वो बता सकती है कि पोचिता आज भी उसके अंदर कहीं जिंदा है। ये सुन डेंजी को बहुत खुशी होती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आया, उसने अपने आप को माकिमा की गोद में पाया। खैर इनका ऑर्डर किया खाना भी आ चुका था। अब डेंजी यहाँ झूठ बोल देता है कि वो खुद खा नहीं पाएगा, तो माकिमा उसे अपने हाथों से खिलाती है, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। अब डेंजी सीधा माकिमा से पूछ लेता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है, जिसपे वो सोच के जवाब देती है कि बिल्कुल डेंजी जैसे। वो इतना हैरान था कि भूल गया था कि उसी का नाम डेंजी है। उसे लगने लगता है कि माकिमा भी उसे प्यार करती है। इसके बाद माकिमा उसे टोक्यो के डेविल हंटर हेडक्वार्टर ले आती है, जहां हमें दो तरह के डेविल हंटर्स के बारे में बताया जाता है। पहले तो सिविलियन हंटर्स जो इस जॉब को पार्ट टाइम करते हैं, इन्हें अपना डेविल और वर्क टाइम खुद चुनने की आजादी होती है। और दूसरे होते हैं पब्लिक सेफ्टी हंटर्स, जिन्हें इस जॉब को फुल टाइम करना होता है। इनका कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता और इन्हें कितने भी खतरनाक डेविल को मारने भेजा जा सकता है, जिसके बदले इन्हें दाम भी दमदार दिया जाता है। लेकिन
लेकिन डेंजी का ध्यान तो सिर्फ माकीमा को पटाने में है। इसके बाद डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है और उसे आकी नाम के एक डेविल हंटर से भी मिलवाया जाता है जो कि इस फील्ड में 3 साल से है और अब डेंजी को इसके साथ ही काम करना है। लेकिन डेंजी ने तो माकीमा के साथ काम करने की जिद पकड़ ली थी, तो माकीमा उसे कहती है कि अगर डेंजी ने अच्छा काम किया तो वो भविष्य में उसके साथ भी काम कर सकता है। अब वो दोनों पेट्रोलिंग पर जाते हैं। डेंजी उससे पूछता है कि क्या माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर आकी उसे एक सुनसान गली में ले आता है और डेंजी को पीटने लगता है। वो उसे चेतावनी देता है कि वो इस जॉब को छोड़ के कहीं चला जाए, क्योंकि जो लोग भी यहाँ बिना सोचे समझे या फिर पैसे कमाने आते हैं वो जल्द ही यहाँ मारे जाते हैं, जो कि आकी के कई साथियों के साथ हो भी चुका है। वो उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। बदले में वो कह देगा कि डेंजी डेविल देखकर भाग गया था, लेकिन डेंजी उठता है और आकी के बीचों बीच लात मारता है। उसका कहना था कि जिंदगी में पहली बार कोई उसके लिए इतना कर रहा है, जो कि कभी उसके लिए सिर्फ सपने जैसा था, और अब वो इस लाइफ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो तो इस लाइफ को और जीना चाहता है। आकी उसे धक्का देते हुए बोलता है कि माकीमा उस जैसे 2 कौड़ी से कभी नहीं पटेगी। तो डेंजी वापस उसके वहीं लात मारता है और शायद इस बार आकी के अंडे सच में फूट गए थे। अब माकीमा के सामने डेंजी बोलता है कि अखरोट डेविल ने आकी के अखरोट फोड़ दिए थे, लेकिन आकी वहाँ सब सच बता देता है। फिर भी माकीमा डेंजी को आकी की यूनिट में डाल देती है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जिसका एक एग्जाम्पल डेंजी है जो अपनी मर्जी से एक डेविल में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका पता आकी को भी अभी ही चला है। और उसका विश्वास डेंजी पर और भी डगमगाता जा रहा था। वैसे डेंजी को चेतावनी दे दी जाती है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसे डेविल समझकर मार दिया जाएगा। और अब डेंजी आकी के साथ ही रहने वाला है और उसे ऑर्डर मिले हैं डेंजी को मारने के अगर वो भागने की कोशिश करता है। ये सुन डेंजी के मन में सवाल आता है, क्या माकीमा सच में एक अच्छी इंसान है? आकी उसे बताता है कि वो एक अच्छी इंसान है, उसने उसकी जान बचाई थी। अब अगले दिन डेंजी बुरी तरह एक ब्रेड पर कई सारे जैम लगाकर और हनी लगाकर खाता है और बाथरूम में नहाते हुए गुनगुनाते हुए घंटों लगाता है, यहाँ तक कि छोरा टॉयलेट जाकर वहाँ फ्लश भी नहीं करता, जो देख डेंजी के साथ रहना आकी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। खैर, इसके बाद उन दोनों को एक फींड को मारने का मिशन दिया जाता है। आकी डेंजी को बताता है कि फींड्स डेंजी के बिल्कुल विपरीत होते हैं, जिसमें इंसानी बॉडी पे कब्जा डेविल्स का होता है, पर उसके बाद भी उनके शरीर का कोई हिस्सा फींड बनने के बाद भी डेविल का ही रहता है, जिससे उनकी पहचान की जा सकती है। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, जहां एक डेविल ने एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी पे कब्जा कर लिया था। आकी डेंजी को चैंशो मैन बनकर इसे मारने को कहता है, पर डेंजी ने अपनी कुल्हाड़ी से ही उसका गला काट दिया था। उसने ये ऐसा इसीलिए किया ताकि उस फींड को आसान मौत मिले, जो कि आकी को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे समझाता है कि फींड्स भी डेविल ही होते हैं, इन पे दया दिखाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं। असल में आकी की पूरी फैमिली उसके ही सामने एक डेविल के हाथों मारी गई थी, और आकी को ज्यादा गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि डेंजी के अलावा यहाँ हर कोई सीरियस है। डेंजी बोलता है कि अगर वो किसी डेविल से दोस्ती कर सकता है तो वो जरूर करेगा, क्योंकि डेंजी के कभी कोई दोस्त नहीं रहे। ये सुन आकी कमरे से बाहर चला जाता है, और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि डेंजी ने उसे चैंशो मैन बनकर इसीलिए नहीं मारा, वरना ये सारी 18+ मैगजीन्स खून से गंदी हो सकती थी। वैसे डेंजी ने पोचिता की विश को पूरा कर दिया है। अब उसके पास अच्छा खाना और अच्छी लाइफ है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी उसे कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा है। उसे भी लाइफ में दूसरों की तरह एक गोल की जरूरत है। तभी उसे माकीमा का ख्याल आता है और वो उसके फ्रूट दबाने को अपने जीवन का सिद्धांत बना लेता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि डेंजी को एक नया पार्टनर दिया जा रहा है, जिसके साथ वो पेट्रोलिंग पर जाएगा। तभी वो लड़की जिसका नाम पावर था वो अंदर घुस आती है, और असल में ये लड़की एक फींड है। डेंजी शुरू में इसका विरोध करता है, लेकिन ये देखकर कि फींड कितनी हॉट है वो शांत हो जाता है। माकीमा बताती है कि पावर बाकी सभी डेविल से अलग है और वो उनकी तरफ है। इसके बाद वो दोनों पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। अब पावर के सिर पे 2 सींग थे, तो वो दोनों पब्लिक में नहीं चल सकते थे। तभी पावर डेंजी को खींच के चांटा मारती है और कहती है कि डेंजी जल्दी से उसे किसी को मारने को दे, उसे खून की तलब हो रही है। पावर हॉट थी इसीलिए डेंजी चुप था, और उसे अपना सपना भी तो पूरा करना है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये शायद पावर की वजह से हो रहा है, जो फींड बनने से पहले बहुत ताकतवर डेविल थी, और शायद उनकी महक से हर डेविल उनसे दूर भाग रहा है। डेंजी को चिंता होने लगती है कि ऐसे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनकी ये डुओ भी आकी नहीं बनवाई थी, तो डेंजी को समझ आ रहा था कि आकी उसे निकलवाने की सोच रहा है। तभी पावर को किसी डेविल की महक आती है और वो बिल्डिंग पे भागते हुए एक बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और अपने खून से एक बड़ा हथौड़ा बनाती है। यहाँ नीचे एक कुकुम्बर
एक डेविल था जिसके पास ऑलरेडी एक सिविलियन हंटर था जो कि इसको मारने के लिए बैकअप बुला रहा था, पर उससे पहले पावर उसको फोड़ देती है। अब ऐसा करने की वजह से पावर और डेंजी दोनों एक प्रॉब्लम में फंस गए थे। असल में डेविल हंटर्स का एक रूल है कि अगर कोई सिविलियन हंटर पहले से ही किसी डेविल के साथ एंगेज है तो पब्लिक सेफ्टी वाले उनके बीच दखल नहीं दे सकते, पर इस रूल को पावर ने फोड़ दिया है जिसके लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। पावर डर जाती है और सारा इल्जाम डेंजी पर लगा देती है कि उसने ही डेविल को मारने उसे बोला था, पर डेंजी मना कर वहाँ सच बता देता है, जिस कारण उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। माकिमा उन दोनों को शांत करती है और दोनों को एक साथ काम करने को फोर्स करती है। अब इसके कुछ देर बाद डेंजी लाइफ में पहली बार सोडा ड्रिंक पीता है। वहीं पावर को एक बिल्ली मिली थी जिसको वो पैट कर रही थी। डेंजी पावर से कहता है कि उसका ये बार बार झूठ बोलना उन्हें मुसीबत में फंसा सकता है, पर पावर का कहना था कि उसे बिल्लियों के अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो इंसानों से तो नफरत करती ही है, पर उसे डेविल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी प्यारी बिल्ली म्याओ को एक डेविल ने किडनैप कर लिया था। इससे पहले वो उसे बचा पाती, माकिमा ने उसे पकड़ लिया और एक डेविल हंटर बना दिया, पर उसने अभी हार नहीं मानी है। वो अपनी बिल्ली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पावर को लग रहा था कि डेंजी उसकी बातें मजाक में ले रहा होगा, पर डेंजी ने भी पोचिता को खोया है तो वो इस दर्द को समझ सकता है, लेकिन एक बिल्ली के लिए तो नहीं, पर हाँ वो फलों को टच करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो पावर उसे एक ऑफर देती है, अगर वो उसकी बिल्ली को बचाने में मदद करेगा तो वो उसे अपने फलों को छूने देगी। ये सुन डेंजी एग्रेसिव होकर बोलता है कि वो उस डेविल को छोड़ेगा नहीं जो प्यारी बिल्लियों को परेशान करता है। इसके बाद वो लोग हेडक्वार्टर से परमिशन लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में पावर डेंजी को बताती है कि वो जानती है कि वो डेविल कहाँ है, पर डेंजी को उससे खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर उसने पावर को आसपास भी देख लिया तो वो उसकी बिल्ली को एक शील्ड की तरह यूज कर सकता है। डेंजी उसे पोचिता के बारे में बताता है जो कि अब उसके दिल में जिंदा है। ये सुन पावर इंसानों का मजाक उड़ाती है और कहती है कि इंसान कितनी बचकानी बातें करते हैं। डेंजी जान चुका था कि उन दोनों में कभी नहीं जमेगी। इधर हम माकिमा को कुछ सीनियर्स के साथ देखते हैं, जहां वो बताते हैं कि ऐसे कुछ रूमर्स है कि दूसरे देशों ने जंग में डेविल्स का यूज करना शुरू कर दिया है। तो वो जानना चाहते हैं कि माकिमा की न्यू एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड कैसा कर रही है। माकिमा उन्हें बताती है कि उनमें से एक प्रॉमिसिंग है और दूसरा काफी इंटरेस्टिंग। सीनियर्स माकिमा को याद दिलाते हैं कि वो उनके लिए सिर्फ डॉग्स हैं, जिनको पालना और उनको ट्रेन करना माकिमा का काम है। कार में आकी माकिमा से पूछता है कि उसे डेंजी जैसे मूर्ख से इतनी उम्मीदें क्यों हैं। माकिमा उसे बताती है कि सभी डेविल्स अपने नाम के साथ पैदा होते हैं और उनका नाम लोगों के डर को दर्शाता है। जैसे कॉफी से किसी को डर नहीं लगता, यानी अगर कॉफी डेविल होगा तो वो इतना ताकतवर नहीं होगा, लेकिन कार और एक्सीडेंट से लोगों को बहुत डर लगता है, यानी कार डेविल काफी ताकतवर होगा। और डेंजी तो अपने आप को चैनशो डेविल में बदल सकता है, जो कि माकिमा को तो इंटरेस्टिंग लगता है, पर आकी के लिए तो वो अभी भी यूजलेस है। यहाँ पर डेंजी पावर के साथ उस घर के करीब पहुँच चुका था जहाँ वो डेविल रहता है। डेंजी उस डेविल को कुल्हाड़ी से मारने के मूड में था, क्योंकि वो चैनशो मैन बनकर अपना ब्लड लॉस नहीं करना चाहता। पावर इसे मजाक के तौर पे लेती है, क्योंकि अभी तक वो इससे अनजान है कि डेंजी चैनशो डेविल में बदल सकता है। तभी अचानक डेंजी को रियलाइज होता है कि पावर इस घर के काफी करीब आ चुकी है, जबकि वो इसके आसपास भी नहीं आने वाली थी, यानी पावर उसको धोखा दे रही है। अब डेंजी उस पे कुल्हाड़ी से हमला करता उससे पहले पावर अपने खून से बने हथौड़े से डेंजी को बेहोश कर देती है और घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले आती है। अंधेरे में एक डेविल था जो पावर से थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि पावर ने उसे काफी इंतजार करवाया है, पर पावर उसके लिए जवान इंसान लेकर आई है जिसका खून डेविल को काफी स्वादिष्ट लगता है। इससे वो अपने कटे हाथ को वापस रीजनरेट कर सकेगा। वो डेंजी को दबाकर उसका खून पीता है। उसका हाथ तो रीजनरेट हो गया था, लेकिन डेंजी के खून की वजह से उसके मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया था, क्योंकि डेंजी पूरी तरह इंसान नहीं है तो उसके खून का स्वाद भी कड़वा था। वो डेंजी को फेंक देता है और पावर भी उसका मजाक उड़ाती है कि उसने एक फील्ड पे भरोसा किया। अब वादे के मुताबिक पावर उससे अपनी बिल्ली वापस मांगती है, लेकिन डेविल उसकी बिल्ली को उसके सामने ही निगल जाता है, क्योंकि पावर उसके लिए कड़वा खून लेकर आई थी। अब इसके बाद हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है, जब पावर नई नई फील्ड बनी थी और जंगल के जानवरों को मार के उनका खून पिया करती थी। तब एक दिन उसे ये बिल्ली मिली जो अधमरी सी हालत में थी। उसने उसे गाय का दूध पिलाया। पावर ने सोचा था कि वो उसे हट्टा कट्टा करके तब उसे खाएगी, लेकिन वक्त के साथ उसे इस बिल्ली के साथ लगाव होने लगा। फिर अचानक एक दिन बैड डेविल ने उसकी बिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि जब वो उसके लिए एक इंसान लेकर आएगी तभी ही वो उसकी बिल्ली को जाने देगा। यही कारण पावर शहर आई थी, पर माकिमा ने उसे पकड़ लिया और पब्लिक सेफ्टी में भर्ती कर दिया।
खैर अब पावर को भी समझ आ चुका था कि पोचिता के बिना डेंजी को भी कैसा लगता होगा। फिर बैड डेविल पावर को भी उठाकर उसे निगल लेता है, लेकिन ये भी उसे काफी कड़वी लगती है। अब वो अपने मुंह का स्वाद मीठा करने शहर की ओर जाता है, जहाँ उसने अपने स्टार्टर में कुछ बच्चों को खाने का डिसाइड किया था। उसने डेंजी को भी अपने पंजों में जकड़ा हुआ था, लेकिन वो देखता है कि डेंजी उल्टा उसका ही खून पी रहा है। डेंजी पावर से नाराज नहीं था, क्योंकि जब पोचिता उसे थोड़े वक्त के लिए खो गया था तब वो भी उसके लिए बहुत परेशान हो गया था। डेंजी डेविल को उसके फलों को वापस देने को कहता है और चैन खींच के चैनशो मैन में बदलकर उस बैड डेविल का हाथ फिर से काट देता है और वो दोनों एक बिल्डिंग पे जाके गिरते हैं। वहाँ एक लड़की थी जिसको डेंजी जल्दी यहाँ से भागने को कहता है। बैड डेविल ये देख हैरान तो था ही कि डेंजी भी एक डेविल है, पर उसे ये बात ज्यादा परेशान कर रही थी कि डेंजी खुद डेविल होकर एक इंसान की मदद क्यों कर रहा है। अब डेंजी के एक ताकतवर पंच से वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं। उनके बीच हो रही इस लड़ाई से शहर का काफी बड़ा हिस्सा तबाह होने लगता है। इस बीच डेंजी ने 2 लोगों को और बचाया था। ये देख बैड डेविल उसके ऊपर एक कार फेंक के मारता है, जिसके अंदर एक इंसान मौजूद था। डेंजी अपने हाथों की चैनशो पिघलाकर उस कार को संभालने में कामयाब हो जाता है, पर बैड डेविल को यहाँ एक गलतफहमी थी कि डेंजी को इंसानों के मरने से फर्क पड़ता है। डेंजी उसी कार को इंसान समेत उस डेविल के मुंह पे फेंक के मारता है, जो कि उसके मुंह पे जाके ब्लास्ट हो जाती है। वैसे वो इंसान वक्त पर कूद गया था। अचानक हम देखते हैं कि बैड डेविल अपने मुंह का शेप चेंज करता है और डेंजी पे काफी ताकतवर साउंड वेव यूज करता है, जिससे डेंजी काफी दूर जाके गिरा था। अब डेविल अपने आप को हील करने के लिए उसी आदमी को वापस उठा लेता है, लेकिन तभी उसे चैनशो के चलने की आवाज आती है। ये डेंजी का डरावना रूप देख इस बार तो बैड डेविल भी डर गया था। वो पत्थर फेंक कर उसे दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब बेकार था। डेंजी उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है और उसके शरीर को भी चीर देता है, जिससे बैड डेविल की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से पावर का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी बिल्ली को बचाने के लिए शहर की ओर भाग रही थी, पर साथ ही उसे ये सवाल भी तंग कर रहा था। पर आखिर क्यों उसे ये सवाल भी तंग कर रहा था? पावर को बिल्ली के साथ रहते हुए इसका एहसास हुआ कि खून गर्म होता है, जो कि पावर को एक अलग ही सुकून देता है। अब पावर की आंखें खुलती हैं और वो दोनों को सही सलामत पाती है। वो देखती है कि बैड डेविल मारा जा चुका है। वो डेंजी से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि उसने उसे धोखा दिया था। तो डेंजी इशारे में उसे वजह बता देता है, जो कि पावर को बड़ा बचकाना रीजन लगता है। लेकिन अब उसकी बिल्ली सेफ है तो वो उसे परमिशन दे देती है, जो सुन डेंजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और तभी अचानक डेंजी का हाथ कट के नीचे गिर जाता है। वहाँ एक लीच डेविल आ चुकी थी, जो डेंजी का हाथ निगल लेती है। पावर उसकी बिल्ली को साथ लेकर उसे भागने को कहती है, लेकिन डेंजी चैनशो डेविल बनने की कोशिश कर रहा था, पर ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। लीच डेविल भी जान चुकी थी कि बैड डेविल को डेंजी ने ही मारा है और असल में ये बैड डेविल की गर्लफ्रेंड है। लेकिन डेंजी भी उसे काफी क्यूट लगता है, इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़ने का ऑफर देती है। पर लेकिन पावर और बिल्ली को मरना होगा। डेंजी पीछे नहीं हटता और लीच डेविल पे हमला कर देता है। लीच डेविल भी वापस उस पे हमला करती है। पावर को तो ये मूर्खता लग रही थी कि सिर्फ उसके फलों को टच करने के लिए डेंजी इतना आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ डेंजी लीच डेविल के एक कस के मुक्का मारता है, लेकिन इसका उस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाती है कि उसने बैड डेविल को कैसे मार दिया। वो डेंजी को अपने सपने के बारे में बताती है, जो उसने बैड डेविल के साथ पूरी दुनिया के इंसानों को खाने का देखा था, पर डेंजी की वजह से ये पूरा ना हो सका। डेंजी भी उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जो कि उसको भी बड़ा वाहियात लगता है। इस बार डेंजी की सटक जाती है। वो लीच डेविल की तरफ बढ़कर उसकी गर्दन काट देता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि हर कोई उसके सपने का मजाक उड़ा रहा है, जबकि इनका खुद का सपना बदला लेना या बिल्ली को बचाना है। अब फैसला करने के लिए उन्हें ड्रीम बैटल करना होगा। जो भी लीच डेविल और डेंजी के बीच में जीतेगा, उसका सपना दूसरे से बेहतर होगा। इसके बाद उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। डेंजी हर बार मार खाने के बाद और भी पागल होता जा रहा था। वो उसके सिर को काटने छलांग मारता है, लेकिन लीच डेविल की जीभ उसके शरीर से आर पार हो जाती है। वो डेंजी को खा ही चुकी थी कि अचानक हम आकी को देखते हैं, जो अपने हाथों से एक हैंड साइन बनाता है और वहाँ एक फॉक्स डेविल प्रकट हो जाती है। वो आकी से परमिशन लेकर लीच डेविल के सिर को खा लेती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। इस बार हम आकी के साथ कुछ और डेविल हंटर्स को भी देखते हैं, जिनको वो सब संभालने को छोड़ डेंजी को अपने साथ ले जाता है।
अब इसके कुछ देर बाद डेंजी की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। उन्हें डेंजी का हाथ मिल गया था जिसको उन्होंने डेंजी को खून चढ़ाकर जोड़ दिया है। डेंजी आकी से फॉक्स डेविल के बारे में पूछता है, जिस पर आकी एक्सप्लेन करता है कि कुछ डेविल हंटर्स डेविल्स का शिकार करने के लिए डेविल्स से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ठीक डेंजी ने पोचिता के साथ किया था, लेकिन उनको बुलाने की कीमत भी देनी होती है। आकी को फॉक्स डेविल को बुलाने के लिए अपने शरीर का कोई हिस्सा देना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग है। डेविल हो या फील्ड, ये दोनों ही इंसानों को मारना चाहते हैं, जिस पर डेंजी कहता है कि पावर ऐसी नहीं है। तो आकी ये रिवील करता है कि वो सीसीटीवी की वजह से सब जान चुके हैं, तो डेंजी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो डेंजी झूठ बोलने लगता है कि उसे कुछ याद ही नहीं। वैसे आज रेस्क्यू करते वक्त आकी को ऐसे कई लोग मिले थे जो चैंशो मैन की तारीफ कर रहे थे, सिवाय एक को छोड़ के। तो आकी बोलता है कि अगर उसने इसके बारे में माकिमा को बताया तो पावर के साथ डेंजी भी मारा जाएगा, लेकिन आज किसी की मौत नहीं हुई है तो वो एक शर्त पे उन्हें छोड़ सकता है कि उन्हें उसकी हर एक बात को मानना पड़ेगा। डेंजी उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद आकी रूम से बाहर निकलता है जहां हिमेनो और पावर उसका वेट कर रही थी। पावर बोलती है कि तुम्हें डेंजी से पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी मासूम हूँ। आकी उसकी बीड़ियां खोलने लगता है। हिमेनो आकी को याद दिलाती है कि अब पावर ने अगर किसी इंसान पर हमला किया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आकी को उठानी होगी। आकी कहता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन अगर ये लोग उनके काम आ सकते हैं तो वो इनका यूज जरूर करेगा। शाम को आकी माकिमा को झूठी रिपोर्ट देता है कि डेंजी और पावर गलती से शहर से बाहर निकले थे, जहां उनका सामना बैड डेविल से हो गया, जिनको उन्होंने मार दिया और लीच डेविल भी मारा जा चुका है। फिर भी रूल तोड़े जाने की वजह से माकिमा उन्हें सजा देने वाली थी, पर आकी उसे मना लेता है। अब आकी के जाते वक्त माकिमा कहती है कि अब आकी पहले से नर्म हो गया है, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला। अब हमें आकी को दिखाया जाता है जहां उसके साथ रहते रहते डेंजी भी मैनर सीख गया है। तभी उनके अपार्टमेंट का दरवाजा कोई जोर से पीटता है। हम देखते हैं कि वो पावर है जो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आई है, क्योंकि अब वो भी उनके साथ यहीं रहने वाली है, जो कि माकिमा की कॉल से कंफर्म भी हो जाती है। आकी पूछता है कि आखिर उसे ही क्यों इन पागलों को संभालना है, जिस पर माकिमा बताती है कि उसे सबसे ज्यादा भरोसा आकी पर है। ये सुन वो कुछ कह ही नहीं पाता। अब खाना खाते दौरान पावर अपनी प्लेट में सब्जी देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उन्हें फेंकने लगती है, जिस पर आकी और डेंजी दोनों उसे डांटते हैं। असल में पावर को इंसानों की तरह रहना आता ही नहीं है। वो हर एक चीज में नई मुसीबत खड़ी कर दे रही थी। अब रात के वक्त जब डेंजी उसकी गड़बड़ को साफ कर रहा था, तभी पावर वहाँ आके डेंजी को उनकी डील याद दिलाती है। फिर पावर अंदर आके बैठ जाती है। डेंजी के हालात टाइट होने लगे थे। पावर उसे बताती है कि वो इन्हें सिर्फ 3 बार ही छू सकता है। पहला उसकी बिल्ली को बचाने के लिए, दूसरा उस डेविल को मारने के लिए, और तीसरा उसे आकी से बचाने के लिए। डेंजी एक्साइटेड होने लगता है, लेकिन जब वो उन्हें छूता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। फिर पावर में से कुछ नीचे गिरता है। हमें पता चलता है कि पावर के छोटे हैं, जिन्हें बड़ा दिखाने के लिए वो पैड यूज करती है। अब डेंजी उन्हें 2 बार और छूता है। फिर पावर उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है कि वो इतना खुश नसीब है कि उसे उसके छूने का मौका मिला, और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ डेंजी सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसने कुछ फील किया ही नहीं था। कुछ दिनों तक डेंजी ऐसे ही सदमे में रहता है। फिर एक दिन माकिमा उसे कुछ पेपर वर्क के लिए हेडक्वार्टर बुलाती है। माकिमा ने ये नोटिस कर लिया था कि डेंजी परेशान है। डेंजी उसे बताता है कि जिस सपने के पीछे वो अब तक भाग रहा था वो पूरा हो चुका है, पर जितना उसने सोचा था उसे वो खुशी बिल्कुल भी नहीं मिली। और अगर वो फ्यूचर में कोई और भी गोल रखता है तो क्या वो बस तब तक खुश रहेगा जब तक वो उसके पीछे भागेगा, और उसके मिल जाने के बाद क्या वो फिर से वापस डिसअपॉइंट हो जाएगा। माकिमा की पूछने पे वो उसे सारी बात बताता है। तो माकिमा उसे बताती है कि इन सब मामलों में जो सामने वाले पर्सन को जाने उसे उतना ही मजा आएगा। तुम्हें उनकी आंखों में देखना है, उनके हाथों को पकड़ना है, उनके कानों को छूना है। फिर वो डेंजी की उंगली काटती है और आखिर में डेंजी को जन्नत का स्पर्श करवा देती है। डेंजी को मानो हार्ट अटैक ही आ गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद माकिमा डेंजी से एक रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती थी कि डेंजी गन डेविल को मारे। गन डेविल को 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था। वो बहुत ही बुरा और ताकतवर है। हर डेविल हंटर उसे मारना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि ये डेंजी ही कर पाएगा, क्योंकि वो सबसे अलग है। और अगर डेंजी गन डेविल को मारने में कामयाब हो जाता है तो माकिमा उसकी एक कोई भी ख्वाहिश पूरी करेगी।
यहाँ तक कि वो उसके साथ बिस्तर तक भी जाएगी, क्योंकि ये डेविल सच में बहुत ताकतवर है। कुछ साल पहले लोग डेविल से बचने के लिए गन साथ रखा करते थे, पर इससे गन क्राइम बढ़ने लगे और लोगों को सबसे ज्यादा डर गन से ही लगने लगा। इसके बाद अमेरिका में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ और उसी दौरान गन डेविल को पहली बार देखा गया था। हमें उस समय की एक फैमिली दिखाई जाती है। उनका छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता था, तभी उनका बड़ा बेटा अपने पिता को कैच कैच खेलने के लिए बुलाता है, पर छोटे भाई का भी बहुत मन था और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। शुरू में तो बड़े भाई को ये पसंद नहीं आता, पर फिर साथ वक्त बिताने में दोनों को मजा आने लगता है। बड़ा भाई अपने भाई को ग्लव्स पहन के आने को कहता है, वरना उसे ठंड लग जाएगी। छोटा भाई खुशी खुशी ग्लव्स लेने जाता है। तभी अचानक एक तूफान में उनका पूरा घर उड़ जाता है। उस दिन गन डेविल की वजह से 5 मिनट में 12 लाख लोग मारे गए थे और तब से गन डेविल गायब है। इसके बाद से डेविल्स के लिए डर लोगों के अंदर और भी बढ़ने लगा, जिससे वो और भी ताकतवर होने लगे। इसीलिए तब से गन पे काफी रोक लगा दी गई है, ताकि गन डेविल को थोड़ा कमजोर किया जा सके। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर डेंजी का सवाल था कि आखिर उसे ढूंढा कैसे जाए। माकिमा उसे गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाती है जो एक दूसरे से आकर्षित हो रहे थे। माकिमा बताती है कि अगर इन टुकड़ों को कोई नॉर्मल डेविल खा लेता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और अगर ये लोग ऐसे टुकड़े काफी इकट्ठा कर लेते हैं तो ये टुकड़े सीधा गन डेविल से आकर्षित होने लगेंगे। दूसरी तरफ आकी और हिमेनो को भी एक टुकड़ा और मिल गया था, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बड़ा भाई आकी था, यानी आकी आज गन डेविल की वजह से अनाथ है। इसके बाद आकी की टीम को होटल भेजा जाता है, जहां एक ताकतवर डेविल होने की संभावना है। इससे पहले यहाँ कुछ सिविलियन हंटर्स आए थे जो अब तक वापस नहीं लौटे हैं, और हो सकता है कि उस डेविल के पास गन डेविल का टुकड़ा हो। पर डेंजी को लगता है कि क्या पता वो गन डेविल ही हो, जिस पर आकी मना कर देता है, वरना इन टुकड़ों में अट्रैक्शन और भी ज्यादा होता। अब पावर और डेंजी थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं, तो आकी उन्हें च्युइंगम दे देता है, जिससे वो शांत हो जाते हैं। हिरुकाजु नाम का डेविल हंटर आकी से पूछता है क्या वो लोग इन पे भरोसा कर सकते हैं, जिस पर आकी बताता है कि डेविल से पहले ये दोनों ही लड़ेंगे, और अगर इन्होंने भागने की कोशिश की तो वो इन्हें मार देंगे। उन दोनों को लगता है कि आकी अभी भी उनके सुबह के मजाक से नाराज है, जिस पर आकी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम उसे मजाक कहते हो। वैसे डेंजी थोड़ा निराश था, क्योंकि उसे बैड डेविल को मारने पे कोई इनाम नहीं मिला। तो हिमेनो बोलती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा वो उसे गालों पे पप्पी देगी। डेंजी एक्साइटेड हो गया था, पर तभी उसे माकिमा का ख्याल आता है और वो कहता है कि उसने अपनी पहली किस किसी और के लिए बचाई हुई है। और वैसे भी इन सब मामलों में जब दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हो तभी मजा आता है। और यहाँ डेंजी तो हिमेनो का नाम भी नहीं जानता था। ये सुन हिमेनो इनाम बढ़ा देती है और कहती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा वो उसे होठों पे किस देगी, जिस पर डेंजी तेजी से होटल के अंदर बढ़ने लगता है और हिरोकाजु उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हिमेनो उसे 6 महीनों से ट्रेन कर रही है और वो नहीं चाहता कि कोई छपरी उससे किस ले। पावर तो इनकी लड़ाई में इंजॉय कर रही थी और यहाँ आकी को ऐसी टीम पाकर पछतावा हो रहा था। हिमेनो बताती है कि हिरोकाजु स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो काफी मोटिवेटेड रहता है, और वहीं कोबेनी डरपोक है लेकिन काफी ताकतवर है। आकी को लगता है कि ये लोग 1 साल के अंदर ही मारे जाएंगे, पर हिमेनो आकी से बोलती है कि आकी को मरना नहीं है। इसके बाद हमें इन दोनों का एक पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें हिमेनो एक कब्रिस्तान में थी। यहाँ उसका सीनियर किशिबे हिमेनो को उसके नए पार्टनर यानी आकी से मिलवाता है। हिमेनो उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसके काम आएगा, क्योंकि इससे पहले उसके 6 साथी पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। इसीलिए वो नहीं चाहती कि आकी के साथ भी ऐसा हो। इसके बाद ये लोग डेविल को ढूंढते हुए 8th फ्लोर पर आ जाते हैं। तभी अचानक हिमेनो रुक जाती है, उसे डेविल के आने का एहसास हो रहा था। तभी एक कमरे से एक छोटा डेविल बाहर निकलता है, जिसके सिर्फ सिर और पैर थे। वो डेविल कोबेनी पे हमला करता है, पर अचानक वो हवा में ही रुक जाता है और पावर अपनी खूनी कुल्हाड़ी से उसे काट देती है। पावर को लगा था कि डेविल उसके डर से ही हवा में रुक गया था। तब हिमेनो से एक्सप्लेन करती है कि ये गोश्त हैंड का कमाल है, जो उसे गोश्त डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मिला है और इसके बदले उसने अपनी एक आंख दी है। हिमेनो के पास जो गोश्त हैंड है वो काफी ताकतवर और इनविजिबल है। वैसे ये लोग जिस डेविल को ढूंढते हुए यहाँ आए थे वो ये नहीं था। फिर ये लोग 9th फ्लोर पर जाने लगते हैं। तभी बीच अचानक पावर पूछती है कि अगर वो अभी कोबेनी को मार दे तो वो लोग क्या कर लेंगे। तो हिमेनो अपने गोश्त हैंड से उसका गला दबा देती है, जिसको पावर छू भी नहीं सकती। खैर वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं, पर यहाँ हिरोकाजु नोटिस करता है
है कि वो लोग तो वहीं आ गए हैं जहाँ वो इससे पहले थे, जहाँ उन्होंने उस डेविल को मारा था। पता नहीं कैसे वो लोग वापस 8th फ्लोर पर आ गए थे। हिरोकाज़ु नीचे वाले फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर से वापस आता है। यानी ये लोग 8th फ्लोर पर एक लूप में फंस चुके हैं। आकी एक कमरे में जाके देखता है जहाँ दीवार होने की वजह खिड़की थी, जो कि उसी रूम के सामने वाले रूम में निकल रही थी। यानी यहाँ से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो लोग एक कमरे में बैठकर सोचने लगते हैं कि ये कोई डेविल का काम होगा। डेंजी बोलता है कि ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया था। ये सुन पावर सारा इल्जाम डेंजी पे लगाने लगती है कि डेंजी नहीं तो उसे उस डेविल को मारने कहा था। खैर इन बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि किसी डेविल के मरने पे उसकी पावर का असर भी खत्म हो जाता है। यानी ये किसी और ही डेविल का काम है, जिसने चालाकी से छोटे डेविल को उन्हें फंसाने के लिए उनके सामने भेजा था। सबसे ज्यादा यहाँ कोबेनी डरी हुई थी। वो बोलती है कि वो लोग भूख से ही यहाँ मरने वाले हैं। तो हिरोकाज़ु उसे मोटिवेट करते हुए याद दिलाता है कि वो अपने बड़े भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए डेविल हंटर बनी थी, जिस पर कोबेनी रिवील करती है कि उसकी फैमिली ने उसे जबरदस्ती डेविल हंटर बनाया था ताकि वो उसके बड़े भाई को कॉलेज भेज सके। कोबेनी के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो डेविल हंटर बनना या फिर बिजनेस वूमेन बनना। पावर उसको देख हंसने लगती है। हिमेनो उसे चुप करवाते हुए बोलती है कि डेविल्स को डर बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए उन्हें डरना नहीं है। आकी यहाँ नोटिस करता है कि उनके साथ यहाँ वक्त भी रुका हुआ है, यानी बाहर से भी कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। ये सुन डेंजी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो जितना चाहे उतना सो सकता है, और वो वहाँ सच में सो जाता है। अब कुछ देर बाद हिमेनो उसे जगाती है और बताती है कि यहाँ कुछ वक्त के सर्वाइवल के लिए यहाँ जरूरत की चीजें हैं। सब लोग थक चुके हैं और आकी बिना रुके डेविल को ढूंढ रहा है। हिरोकाज़ु डरा हुआ है। कोबेनी को हिमेनो ने बेहोश कर दिया है, क्योंकि वो पैनिक करके टॉयलेट का पानी पीने वाली थी। और यहाँ पावर ने अपने फ्यूचर प्लान सोच लिए हैं। उसे नोबेल प्राइज जीतना है ताकि लोग उसे गॉड की तरह पूजे। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, जिसके बाद वो सभी खाने पीने की चीजों पे 100% टैक्स लगा देगी। डेंजी हिमेनो को बता देता है कि इसका स्क्रू शुरू से ढीला था, जिससे हिमेनो को तसल्ली हो जाती है। अब हिमेनो वहाँ अपनी आखिरी सिगरेट पीने लगती है। हिमेनो ऐसी सिचुएशन में भी कूल इसीलिए है क्योंकि आकी काम पे लगा हुआ है। डेंजी नोटिस कर लेता है कि आकी भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है, तो हिमेनो बताती है कि उसने ही तो आकी को ये लत लगवाई थी। अब इसके बाद हमें इन दोनों का एक और पास्ट दिखाया जाता है, जहां हिमेनो आकी को सिगरेट पीने की एडवाइस दे रही थी, क्योंकि सिगरेट पीने से लोगों से जल्दी जान पहचान हो जाती है। आकी कहता है कि सिगरेट हेल्थ के लिए हानिकारक है और वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया है, उसको गन डेविल को मारना है, और उसको मारने से पहले उसका मरने का कोई मूड नहीं है। हिमेनो को आकी की बात अच्छी लगती है, वो भी अपने किसी और पार्टनर की मौत नहीं देखना चाहती। अचानक सीन चेंज होता है और हिमेनो को एक लड़की खींच के चांटा मारती है। आकी के पूछने पर वो बताती है कि वो उसके लास्ट पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी, जो कि मारा जा चुका है। और ऐसा अक्सर होता है कि मरे हुए हंटर्स की फ्रेंड्स एंड फैमिली अपना गुस्सा उनके पार्टनर्स पर निकालते हैं, क्योंकि वो डेविल्स का कुछ नहीं कर सकते, और हिमेनो भी इस पे कुछ नहीं बोलती। अब आकी भागकर उस लड़की के पीछे जाता है और वापस आके हिमेनो को बताता है कि उसने उस लड़की के कपड़ों पर च्युइंगम चिपका दी है। वो कहता है कि जो हुआ उसमें हिमेनो का कोई दोष नहीं था, इसीलिए उसने उससे बदला लिया है। उसकी बातों से हिमेनो भी हंस पड़ती है। इसके बाद वो लोग डिनर करने जाते हैं, जहाँ हिमेनो बताती है कि डेविल्स खतरनाक या बहादुर से नहीं, बल्कि सन की हंटर से ज्यादा डरते हैं, इसीलिए उसे लगता है कि अभी तो आकी लंबे वक्त तक टिकेगा। अब जब वो लंबे वक्त तक एक साथ रहने वाले हैं, तो हिमेनो आकी को एक बार सिगरेट पीने को कहती है, जिसकी जिद पे आकी सिगरेट ले लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में आकी हिमेनो से सिगरेट मांगता है, लेकिन हिमेनो की सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी, तो वो दोनों एक ही सिगरेट को शेयर करने लगते हैं, जो देख डेंजी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस पे कोई ध्यान नहीं देता। वैसे आकी के पास एक बुरी खबर थी कि उन्होंने जिस डेविल को पहले मारा था वो अब साइज में बड़ा हो गया है। वो लोग जाके देखते हैं तो वो सच में काफी बड़ा हो गया था और दिखने में बड़ा भद्दा लग रहा था। वैसे इसे इनसे कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करके इनकी जान बख्श देने वाला था। पर कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि उसे डेंजी चाहिए। अगर डेंजी को वो उसे खिला देते हैं तो वो बाकी सबको जाने देगा। कोबेनी ने तो अपना फैसला तुरंत ही कर लिया था। वो चाकू से डेंजी को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन आकी और हिमेनो बीच में आ जाते हैं और आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है,
जो कि नहीं आ सकती क्योंकि ये लूप किसी और ही डायमेंशन में है। तो हिमेनो अपने घोस्ट हैंड का यूज करती है, पर जितना उस डेविल को दर्द होता उसका कद उतना ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये उसकी रियल बॉडी है ही नहीं। असल में ये लोग तो उसके पेट के अंदर हैं, जहां उसकी कोई कमजोरी नहीं है। ये लोग अपने आप को सिर्फ तभी बचा सकते हैं जब वो डेंजी को उसके हवाले कर दे। डेंजी कहता है कि ये अपने वादे से मुकर भी तो सकता है, तो हिमेनो बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक इंसान और डेविल के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे पूरा करना पड़ता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले की मौत हो जाती है। हिरोकाजु भी डेंजी को डेविल के हवाले करने को कहता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद वो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे इस डेविल को मारने का, पर आकी को लगता है कि डेंजी की मौत से जरूर इस डेविल को कोई फायदा होने वाला है, इसीलिए वो लोग डेंजी को चारा नहीं बना सकते। हिमेनो भी आकी के साथ थी। पावर भी कहती है कि डेंजी को मार देना चाहिए, वरना अगर वो यहाँ से बाहर निकलेंगे नहीं तो उसे उसका नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा। पर पावर को डेंजी को मारने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक फिend डेविल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। आकी ने फैसला कर लिया था कि वो लोग डेविल हंटर्स हैं और वो लोग डेविल को ही मारेंगे। पर कुछ घंटे बीत जाते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। आकी ने सोच लिया था कि अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वो अपनी तलवार यूज करेगा, जिस पर हिमेनो उसे मना कर देती है। डेंजी पूछता है कि अगर आकी तलवार से हमें बाहर निकाल सकता है तो वो उसे यूज करने से क्यों रोक रही है। हिमेनो कह देती है कि कुछ भी हो जाए आकी तलवार यूज नहीं करेगा, और अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो लोग डेंजी को मार देंगे। और यहाँ पावर उनका जमा किया सारा फूड अकेले खा चुकी है। वहीं कोबेनी डर से पागल हो चुकी थी। वो कहती है कि वो लोग पावर की वजह से यहाँ फंस गए हैं। हिरोकाजु उसे शांत करने की कोशिश करता है तो कोबेनी उस पे भी इल्जाम लगाने लगती है कि वो डेविल के साथ मिला हुआ है और उस पे हमला कर देती है। अब उनके डर की वजह से डेविल का साइज बढ़ता ही जा रहा था, जो कि फैलते हुए डेंजी आकी और हिमेनो का पीछा करने लगता है। ये असल में इटर्निटी डेविल है जो चेंशो डेविल के पीछे पड़ा हुआ है। अब इसके बाद ये पूरा फ्लोर उठकर 2 हिस्सों में बट जाता है। कोबेनी हिरोकाजु जल्दी डेंजी को मारने को कहते हैं, जो आकी नहीं करने वाला था। वो अपनी तलवार को यूज करने जा रहा था, पर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से उसकी पूरी बॉडी जकड़ लेती है और डेंजी को बताती है कि आकी के तलवार यूज करने से उसकी लाइफ के कई साल कम हो जाएंगे। हिरोकाजु डेंजी को पकड़ लेता है और कोबेनी अपने चाकू से डेंजी को मारने ही वाली थी, पर आकी अपना एक हाथ छुड़ा के बीच में आ जाता है और चाकू आकी को लग जाता है। उसकी बॉडी से तेजी से खून बह रहा था। आकी बोलता है कि डेंजी भले ही घटिया इंसान हो, लेकिन वो गन डेविल को मारना चाहता है, जो कि आकी अकेले नहीं कर पाएगा। उसे ये करने के लिए डेंजी जैसे और भी हंटर्स की जरूरत है। डेंजी पावर को आकी का खून रोकने को कहता है, क्योंकि वो ब्लड डेविल है, पर पावर सिर्फ अपने ही खून को मैनिपुलेट कर सकती है। किसी और का खून कंट्रोल करना उसके लिए चैलेंजिंग है, जो कि वो करेगी, वरना उसे कोई नया कुक ढूंढना पड़ेगा। हिमेनो इस डर से पूरी तरह टूट गई थी कि अब आकी की भी मौत हो जाएगी। कोबेनी चिल्लाते हुए बोलती है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये सब डेंजी की वजह से हुआ है। अब तंग आकर डेंजी अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो ही जाता है, लेकिन वो बिना कोशिश किए तो नहीं मरने वाला, और अगर उसने उस डेविल को मार दिया तो उसे वो पप्पी भी चाहिए। डेंजी समझ चुका था कि ये डेविल चेंशो डेविल से डरता है, इसीलिए वो उसके ही साथियों से उसे मरवाना चाहता था। और जैसा कि हमने देखा था कि इस डेविल को दर्द भी होता है, तो डेंजी उसकी ऐसी हालत करने वाला है कि वो खुद ही खुद को मारने पे मजबूर हो जाएगा। वो आकी से कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि आकी उसके लिए ऐसा करेगा, लेकिन अब वो किसी और का एहसान नहीं चाहता। तो इस डेविल को मारने के बाद उनका हिसाब पूरा हो जाएगा, जिसके बाद डेंजी अपनी चैन खींचकर उस डेविल के मुंह में कूद जाता है और चेंशो डेविल बनकर उसकी बॉडी को काटने लगता है। वहाँ के अंदर का माहौल बेहद ही डरावना और घिनौना था। जितना डेंजी उसके शरीर को नुकसान पहुंचाता, वो डेविल भी डेंजी के शरीर को तोड़ मरोड़ रहा था। वो डेंजी से कहता है कि उसके काटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका दिल यहाँ है ही नहीं। पावर सबको बताती है कि अगर डेंजी का खून ऐसे ही बहता रहा तो उसकी चेंशो वापस अंदर चली जाएगी। हम देखते हैं कि वो डेविल डेंजी को चारों ओर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम पिछली बार से काफी कमजोर हो गए हो। ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से डेंजी की चेंशो भी अंदर जाने लगती है, तो डेंजी उसी डेविल का खून पीकर अपने आप को हील करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा गटर जैसा खून भी स्वादिष्ट लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा दर्द से बुरा हाल है। अब हमें हिमेनो का फिर से एक पास्ट दिखाया जाता है, जहां वो कब्रिस्तान में किशिबे के साथ थी। किशिबे ने ही उसे बताया था कि डेविल उनसे ही डरते हैं जिनका स्क्रू ढीला होता है, जो कि हिमेनो के पुराने पार्टनर्स ऐसे नहीं थे, इसीलिए वो मारे गए। इंटेलिजेंट लोग डेविल से डरते हैं और
उनके डर से वो और भी ताकतवर हो जाते हैं। वो पूछता है कि क्या आकी भी समझदार है, जिस पर वो बोलती है कि कोई भी समझदार गन डेविल को मारने के बारे में नहीं सोचता। तो किशिबे याद दिलाता है कि वो भी तो गन डेविल को मारने के लिए ही हंटर बनी थी। असल में हर कोई गन डेविल को मारने का सपना देखता है, पर एक सन की जिसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। इसीलिए डेविल सन की लोगों से डरते हैं। अब किशिबे ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि आकी को जल्दी ट्रेन करो, वो गन डेविल के हिस्से इकट्ठा कर रहा है। यानी वो वक्त दूर नहीं जब उसका सामना सच में गन डेविल से होगा। अब इसके बाद हम उन दोनों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। हिमेनो आकी से दोनों को सिविलियन हंटर बनने को कहती है। उसे एक अच्छा ऑफर मिला है जहाँ उसे पैसे भी अच्छे मिलेंगे और गन डेविल को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आकी कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं डेविल हंटर की जॉब नहीं छोड़ूंगा। हिमेनो मन में सोचती है कि अगर एक दिन आकी का सामना सच में गन डेविल से हुआ तो वो जरूर मारा जाएगा। इसीलिए नहीं कि वो ताकतवर नहीं है या फिर गन डेविल बहुत ताकतवर है, सिर्फ इसीलिए कि आकी भी समझदार है बाकी सबकी तरह। यहाँ डेंजी लड़ते हुए बेहोश हो गया था, तो हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से उसकी चैन खींच देती है, जिससे डेंजी वापस होश में आ जाता है और मन में कहती है कि ये बाकी सबसे अलग है, ये जरूर गन डेविल को मार सकता है। यहाँ उस डेंजी ने उस डेविल को मारने का एक प्लान बना लिया है। वो उस डेविल को काटते हुए उसका ही खून पीते हुए अपने आप को हील कर रहा था और ये डेंजी तब तक करता रहेगा जब तक उसे उसका दिल नहीं मिल जाता। अब यहाँ आकी को होश आता है और हिमेनो उसे बताती है कि डेंजी लगातार 3 दिन से उस डेविल से लड़ रहा है और आखिर में वो जीत ही गया। यहाँ इटर्निटी डेविल को इतना दर्द हो रहा था कि वो डेंजी के सामने खुद ही अपना दिल कर देता है ताकि वो उसे मार के उसे इस दर्द से आजाद कर दे। अब उस डेविल को मारने के बाद वो सब बाहर आ जाते हैं और डेंजी को उस डेविल से गन डेविल का एक टुकड़ा भी मिल गया था, लेकिन लगातार 3 दिन बिना रुके फाइट करने से डेंजी वहाँ बेहोश हो जाता है। पावर और हिमेनो आकी और डेंजी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और कोबेनी और हिरोकाजु हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देने जाते हैं। अब इसके कुछ वक्त बाद हिमेनो आकी को वेलकम पार्टी का आइडिया देती है ताकि सभी नए डेविल हंटर्स एक दूसरे को जान सके। ऐसा करने से उनका एक दूसरे के बीच भरोसा बढ़ेगा और कोबेनी और हिरोकाजु जॉब छोड़ने वाले हैं, तो क्या पता वो उन्हें मना भी ले। वो लोग जॉब डेविल्स के डर से नहीं बल्कि उन्हें उस बात का गिल्ट है जो उन्होंने डेंजी के साथ किया था। तो आकी याद दिलाता है कि डेंजी को तो हिमेनो भी मारने वाली थी, जिस पर वो कहती है कि वो इन छोटी मोटी बातों को सीरियसली नहीं लेती। आकी कहता है कि उन्हें पार्टी इसी हफ्ते में रखनी होगी क्योंकि वो माकीमा को भी इनवाइट करना चाहता है और वो अगले हफ्ते काम से कहीं बाहर जा रही है। तभी हिमेनो आकी से डेंजी के बारे में पूछती है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो डेविल डेंजी को अच्छे से जानता था और माकीमा को भी उससे बड़ा लगाव है। वैसे तो माकीमा पूरी दुनिया घूमती रहती है, लेकिन कुछ वक्त से वो टोक्यो में रुकी हुई है, शायद डेंजी की वजह से। अब इसके बाद हमें सीधा वेलकम पार्टी वाले दिन लेके जाया जाता है जहां सब लोग दबा के शराब पी रहे थे और पावर सबके खाने पे कब्जा कर रही थी। यहाँ फुशी नाम के हंटर के पास भी एक फिंड है जिसको वो अपने साथ नहीं लाया क्योंकि वो पावर जितनी समझदार नहीं है। यहाँ एक आदमी डेंजी को अपने पसंद का ऑर्डर करने को कहता है, लेकिन डेंजी तो मेन्यू ही नहीं पढ़ पा रहा था। वो हिमेनो को उनकी डील याद दिलाता है जिस पर वो कहती है कि अभी उसे शर्म आ रही है, वो टल्ली होने के बाद उसे किस करेगी, जो कि डेंजी के किस को और भी जूसी बना देगा। बस उन्होंने जो डेंजी के साथ किया, डेंजी बस उन्हें उनके लिए माफ कर दे। हिमेनो के लिए डेंजी सबको माफ कर देता है। अब वही सीनियर डेंजी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। आकी डेंजी से कहता है कि उसे अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ उनको ही बताए जिन पे वो भरोसा कर सकता है। डेंजी सबको अपना नाम और एज बताता है। सब लोग ये सुन हैरान हो जाते हैं कि डेंजी सिर्फ 16 साल का है। हिमेनो से पूछती है कि कहीं उसने शराब तो नहीं पी, जिस पर डेंजी बताता है कि वो तो चाय पी रहा है। अब हिरोकाजु अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस पर डेंजी पूछता है कि फॉक्स डेविल के साथ तो आकी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। हमें बताया जाता है कि फॉक्स डेविल इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली है, इसीलिए कई डेविल हंटर्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन उसका सिर सिर्फ हैंडसम लोग ही यूज कर सकते हैं। अब कोबेनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताती। अब हिमेनो फुशी नाम के डेविल हंटर से
उसके पार्टनर के बारे में पूछती है जो कि इस पार्टी में नहीं आया है। वो बताता है कि वो तो कल ही मारा गया, जो कि इस जॉब में आम बात थी। पर हिमेनो खुश होकर बताती है कि डेंजी नहीं मारा गया क्योंकि उसे किस चाहिए थी। वही सीनियर डेंजी को बताता है कि हिमेनो अक्सर नशे में होने के बाद सभी को किस करती रहती है। यहाँ नए हंटर्स के अलावा उसने सबको किस किया हुआ है। डेंजी भी खुश हो जाता है कि अब तो उसे भी किस मिलने वाली है। पर तभी वहाँ माकिमा आ जाती है और उसने डेंजी की बात को सुन लिया था। वो पूछती है कि वो किसे किस करने वाला है, जिस पर वो चिल्लाकर बोलता है कि किसी को भी नहीं। तो हिमेनो से पूछती है कि क्या उसे किस नहीं चाहिए। डेंजी फिर चिल्लाकर बोलता है कि चाहिए। वो किस लेना तो चाहता है पर वो चाहता नहीं कि माकिमा उसे ये करते देखे। डेंजी बात बदल के इटर्निटी डेविल की बात करने लगता है। आकी भी माकिमा को बताता है कि वो डेंजी के पीछे पड़ा हुआ था, तो क्या वो उसके बारे में कुछ जानती है। जिस पर माकिमा कहती है कि अगर आकी उससे ज्यादा शराब पीकर दिखाए तो वो उसे बताएगी। और जम के शराब पीने के बाद वहाँ सबकी हालत खराब हो जाती है। इधर एक डेविल हंटर पावर से पूछती है कि वो फिंड होने के बावजूद उसे क्या इंसानों को खाने का मन नहीं करता। जिस पर पावर बोलती है कि उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, जबकि उसे आईक्यू का मतलब भी नहीं पता था। वो बताती है कि उसका आईक्यू लेवल 100 है। तो वो सीनियर बोलती है कि ये तो नॉर्मल है, बल्कि उसका तो 120 है। तो पावर अपना आईक्यू बढ़ाने लगती है। अब तभी अचानक हिमेनो डेंजी को पकड़ के उसे किस कर लेती है और माकिमा उन्हें देख रही थी। डेंजी को भी इसकी चिंता हो रही थी, पर लेकिन वो मन ही मन सोचता है हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। पर लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से हिमेनो किस करते हुए डेंजी के मुंह में उल्टी कर देती है। सभी को डेंजी के लिए बुरा लग रहा था, पर पावर ये देख अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डेंजी को मुंह में ली हर एक चीज को निगलने की गंदी आदत है। इसके बाद हमें डेंजी का एक और छोटा पास्ट दिखाया जाता है, जब डेंजी छोटा था और पोचिता के साथ कचरे में से खाना ढूंढकर खाता था। वहीं एक दिन वो कुछ चूहों को नोटिस करता है जो किसी इंसान की उल्टी खा रहे थे और वो उनको देख उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब हम डेंजी को देखते हैं जो उल्टी पे उल्टी किए जा रहा था। हिरुकाजु उसे दिलासा देता है और उसे बताता है कि उसे तो डेंजी से जलन होती है कि वो इतना टैलेंटेड डेविल हंटर है। डेंजी की सूरत देखने लायक थी जब वो कहता है कि मुझसे जलन होती है जबकि मेरी पहली किस उल्टी से हुई है। अब पार्टी खत्म होने के बाद सारी पेमेंट माकिमा करती है और वो देखती है कि हिमेनो डेंजी को अपने साथ ले जा रही है। जब डेंजी को होश आया वो हिमेनो के घर पे था जो उसे फिर से किस करती है। फिर वो सोचती है कि डेंजी यहाँ क्या कर रहा है, शायद वो ही उसे अपने साथ लाई होगी। फिर हिमेनो डेंजी से पूछती है कि वो भी माकिमा को पसंद करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि आकी भी उसे पसंद करता है। वो डेंजी के बगल में लेटकर उसे सहलाकर बोलती है कि चलो करते हैं। इसके बाद हिमेनो डेंजी के कपड़े उतारने लगती है और हमारा डेंजी भी एक्साइटेड होने लगता है। फिर तभी हिमेनो को डेंजी की पैंट से एक लॉलीपॉप मिलती है। डेंजी को याद आता है जब उल्टी वाले हादसे से उसका जी खराब हो गया था, तब माकिमा उसे बाहर खुली हवा में ले आती है और वो उसे कुछ दवाइयाँ भी देती है। लेकिन इसके बाद डेंजी का जिंदगी भर का एक्सपीरियंस खराब हो गया था। अब अगर आगे वो कभी किस करेगा तो उसे हमेशा ये दिन याद आएगा। तो माकिमा जो लॉलीपॉप खा रही थी वो डेंजी के मुंह में दे देती है और कहती है कि शायद डेंजी उस उल्टी के स्वाद को कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन आगे डेंजी जो एक्सपीरियंस करने वाला है उसके बाद तो डेंजी को ये हादसा याद ही नहीं आएगा, जैसे उनकी ये पहली इनडायरेक्ट किस। अब उन बातों को याद कर डेंजी करने से मना कर देता है और हिमेनो से हट के जमीन पर लेट जाता है। वो पोचिता से माफी मांगता है कि वो पहली बार माकिमा के साथ ही करेगा। अगले दिन हिमेनो को कुछ याद नहीं था क्योंकि कल रात वो बहुत ज्यादा नशे में थी, इसीलिए वो डेंजी से पूछ लेती है कि कहीं उसने कल कुछ गलत तो नहीं किया। डेंजी उसे बता देता है कि कल रात कुछ नहीं हुआ था, जो सुन हिमेनो को तसल्ली हो जाती है क्योंकि डेंजी सिर्फ 16 साल का है, जिसके साथ करने पे उसे जेल हो सकती है। वैसे वो ये देख हैरान थी कि डेंजी अभी भी मजे से खाना खा पा रहा है। वो कल के उल्टी वाले हादसे के बाद भी खाना खा पा रहा है क्योंकि डेंजी फ्री का खाना नहीं छोड़ता। वैसे वो डेंजी से पूछती है कि क्या वो सच में माकिमा को पसंद करता है, भले ही वो बुरी क्यों ना हो, जिस पर डेंजी हाँ करता है। तो हिमेनो बोलती है कि वो डेंजी की मदद करेगी माकिमा को उसके करीब लाने में, लेकिन साथ ही उसे भी मदद करनी होगी आकी को हिमेनो के करीब लाने में।
हिमेनो आकी को पसंद करती है क्योंकि वो हैंडसम है, तो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब जब वो दोनों दोस्त बन चुके हैं तो डेंजी यहाँ कभी भी नाश्ता करने आ सकता है और साथ ही आकी और पावर को भी ला सकता है। यहाँ हम माकीमा को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ क्योटो जा रही है एक मीटिंग के लिए। माकीमा को क्योटो के लीडर्स पसंद नहीं, वो उसे डरावने लगते हैं। खैर वो कल रात को भी याद कर रही थी जब पार्टी में उन्हें बहुत मजा आया था, जब माकीमा इन पलों को याद कर खुश हो ही रही थी। उनके आगे और पीछे बैठे दोनों लोग खड़े हो जाते हैं और माकीमा और उसके असिस्टेंट को गोली मार देते हैं। ये लोग किसी के कहने पर कर रहे थे, जिनको वो रिपोर्ट भी दे देते हैं कि यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। अब कल की पार्टी में हमने जिन जिन लोगों को देखा था वो लोग भी किसी मिशन पर गए हुए थे और वहाँ भी कुछ अनजान लोग उन्हें शूट कर देते हैं। इधर डेंजी अपने साथियों के साथ खाना खाने बाहर आया था, वहाँ तक गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि शायद ये कुछ और होगा। तभी उनकी दूसरी तरफ बैठा अननोन पर्सन डेंजी से पूछता है कि वो इतना बेकार खाना कैसे खा लेता है, पर डेंजी को एक खाना बहुत पसंद आया था, तो वो बोलता है कि तुमने हमेशा से कचरा खाया है तो तुम्हें अच्छे बुरे स्वाद का पता ही नहीं है। उसकी ये बातें सभी को गुस्सा दिला रही थी और वो लोग जानते भी नहीं थे कि आखिर ये है कौन। अब वो आदमी अपने दादा के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि वो बहुत अच्छे थे, वो हमेशा उसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर जाते थे, पर वो याकुजा थे तो वो औरत और बच्चों को मारने जैसा बुरा काम भी करते थे। वो उन्हें उनकी फोटो दिखाता है और हम देखते हैं कि ये तो वही याकुजा गैंग का लीडर है और ये जानता है कि डेंजी ने ही पूरी याकुजा गैंग को खत्म किया था। ये आदमी उस चीज का बदला लेने तो आया ही है। साथ ही हमें इस आदमी से पता चलता है कि गन डेविल को डेंजी का दिल चाहिए। वो आदमी अपनी गन से हिमेनो और डेंजी को गोली मार देता है। फिर पावर तेजी से उस आदमी को घूंसा मारती है और आकी भी अपने फॉक्स डेविल को बुला लेता है जो कि उस आदमी को खा गया था। लेकिन ये आदमी फॉक्स डेविल से भी हजम नहीं होता। वो बताती है कि ये ना तो इंसान है और ना ही डेविल। वो आदमी फॉक्स डेविल को काटते हुए उसके अंदर से बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि ये भी डेंजी की तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आकी पावर को हिमेनो के खून को रोकने को कहता है और अपनी कील जैसी तलवार निकालकर कटाना मैन को स्टैब करने लगता है। हम देखते हैं कि आकी के हर एक वार को कोई चीज गिन रही थी। जैसे ही 3 वार पूरे होते हैं आकी कर्स डेविल को इसे खत्म करने को कहता है। फिर कटाना मैन के पीछे से एक काली परछाई के अंदर से कर्स डेविल बाहर निकलता है और कटाना मैन को उठाकर उसे काट लेता है, जिससे वहाँ उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हिमेनो की हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। आकी सोच रहा था कि इन लोगों के पास गन कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुलिस और डेविल हंटर्स के पास ही गन होनी चाहिए। अब इससे पहले आकी को सवालों के जवाब मिलते यहाँ अकाने नाम की एक लड़की आ जाती है जो अंदाजा लगाती है कि आकी की तलवार से जब वो किसी को 3 बार मारता है तब कर्स डेविल आके उसे मार देता है, जो कि उसने सही अंदाजा लगाया था। वो लड़की कटाना मैन को छूती है और वो फिर वापस खड़ा हो जाता है। वो लड़की कटाना डेविल को आकी को मारने का ऑर्डर देती है। अब आकी उससे लड़ने को तैयार हो ही रहा था कि कटाना मैन उसे बुरी तरह काट देता है, लेकिन इसके बाद भी वो जिंदा था। अकाने कटाना मैन को अपना काम पूरा करने को कहती है। हिमेनो पावर को आकी को बचाने को कहती है, पर पावर जानती थी कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हिमेनो का घोस्ट हैंड भी उनसे लड़ने से डर रहा था। अब तभी अचानक हिमेनो को खून की उल्टी हो जाती है। ये देख उसकी मौत इतनी करीब आ चुकी है, वो घोस्ट डेविल से एक और कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर घोस्ट डेविल उसको उसकी पूरी पावर यूज करने देगी तो वो उसे अपना पूरा शरीर दे देगी। घोस्ट डेविल उसकी बात मानकर अपने पूरे असली रूप में बाहर आने लगता है और अपने अनेकों हाथों से कटाना मैन को दबोचने लगता है, पर कटाना मैन भी उसके हाथों को काटते जा रहा था। डेविल हंटर्स की जॉब में इतने डेविल हंटर्स मारे जाते हैं कि अब तो हिमेनो को आदत सी हो चुकी है, लेकिन आकी ऐसा नहीं है। जब भी उनके किसी पार्टनर की मौत होती है आकी उनके लिए रोता है। हिमेनो को इस बात की खुशी थी कि कोई उनके लिए रोने वाला है। जिस तरह लड़ाई चलती जा रही थी हिमेनो अपने शरीर के हिस्सों को खोती जा रही थी। इधर घोस्ट डेविल ने कटाना मैन को पूरी तरह दबोच लिया था और हिमेनो की भी सिर्फ मेन बॉडी ही बाकी रह गई थी। वो पूरी तरह गायब होने से पहले आकी को मरने से मना करती है ताकि वो उसके मरने के बाद उसके लिए रो सके। अब हिमेनो का सिर्फ सिर ही बाकी रह गया था। यहाँ कटाना मैन की भी हार लगभग हो ही चुकी थी, पर तभी अकाने अपने स्नेक डेविल को बुला लेती है
जो घोस्ट डेविल की गर्दन उड़ा देता है। और अब हिमेनो भी पूरी तरह गायब हो चुकी थी और हिमेनो के पूरी तरह गायब होने के बाद पावर भी यहाँ से डर के भाग चुकी है। लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस डेंजी का दिल चाहिए था। पर हम देखते हैं कि हिमेनो का घोस्ट हैंड अब तक यहाँ मौजूद है, जो कि गायब होने से पहले डेंजी की चैन खींच देता है और डेंजी वापस खड़ा होता है चैनशो मैन बनकर। कटाना मैन बहुत ही गुस्से में था, वो डेंजी के टुकड़े करना चाहता था, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसके दिल को कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे डेंजी को भी बुरे लोग बहुत पसंद है, क्योंकि वो उन्हें बेझिझक चीर सकता है। अब इसके बाद डेंजी कटाना मैन के ऊपर टूट पड़ता है और इधर हम आगी को देखते हैं, जिसका काफी खून बह चुका था। अब डेंजी से लड़ने के लिए अकाने यहाँ बैकअप बुला लेती है और डेंजी और कटाना मैन के बीच भी घमासान बैटल चल रहा था। उतने में ही कटाना मैन के पीछे से उसके दो साथी आ जाते हैं, जो डेंजी पर बंदूक तान देते हैं। कटाना मैन उन्हें डेंजी के दिल पर गोली मारने को कहता है, पर इससे पहले वो गोली चला पाते डेंजी उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर भी एक आदमी डेंजी पर गोली चला ही देता है, लेकिन डेंजी उसको ही कब्जे में कर लेता है और कटाना मैन को पीछे हटने को कहता है, वरना वो उसके साथी को मार देगा। कटाना मैन पीछे हटकर अपने घुटनों पर आ जाता है और अगले ही पल डेंजी और उस आदमी को बीच से ही काट देता है। अब कटाना मैन डेंजी का सिर उठाकर अपने आदमी को गाड़ी निकालने को कहता है। वो डेंजी को अपने साथ ले जा रहे थे। वैसे टोक्यो ब्रांच के सभी डेविल हंटर्स को मारने के पीछे भी इनका ही हाथ था। हमें पता चलता है कि हमें इन नए हंटर से इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकि उसके अगले ही सीन में इनकी मौत दिखा सके। माकिमा को मारने वाले वो गुंडे भी अब तक वही मौजूद थे, जो कि क्योटो स्टेशन पर भीड़ में मिलकर वहां से भागने का प्लान कर रहे थे। लेकिन वहीं अचानक हम देखते हैं कि माकिमा उनके पीछे खड़ी है, वो भी खून में लथपथ और वो भी जिंदा। क्योटो स्टेशन पर टेंडो और युतारो नाम के दो डेविल हंटर्स माकिमा की ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन दोनों को भी खबर मिलती है कि टोक्यो ब्रांच के सभी डेविल हंटर्स को मार दिया गया है, यानी कि माकिमा भी मारी जा चुकी होगी। फिर तभी ट्रेन वहां आके रुकती है। जैसे ही गेट खुलता है, अंदर से बड़ी भीड़ डरते हुए बाहर निकलती है और उनके ठीक पीछे माकिमा आती है। माकिमा उन्हें बताती है कि ट्रेन में गोलीबारी हुई थी, जिनकी लाशें अब ट्रेन में अंदर ही पड़ी हैं। अब क्योंकि माकिमा भी खून में सनी हुई थी, वो लोग पूछते हैं कि कहीं आपको तो गोली नहीं लगी, जिस पर वो साफ मना कर देती है। अंदर वो चारों गुंडे मरे हुए थे और उनकी बॉडी पर एक बड़ा सा छेद हो गया था। वो लोग माकिमा को टोक्यो की सिचुएशन के बारे में बताते हैं और वो लोग टोक्यो जाने की बात करते हैं उनकी मदद करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही समय भरा काम था, यानी इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। और माकिमा जानती है कि वो लोग डेंजी के पीछे आए हैं, तो माकिमा कहती है कि वो उनकी मदद यहीं से करेगी। माकिमा युतारो से ऐसे 30 कैदियों को लाने को कहती है, जिनको उम्र कैद की सजा हो या फिर उन्हें फांसी लगने वाली हो। और टेंडो को एक ऐसा टेम्पल ढूंढने को कहती है जो बहुत ऊंचाई पर हो। साथ ही उसके लिए कुछ साफ कपड़े लाने को कहती है। अब इसके बाद हमें उन्हीं मुजरिमों को दिखाया जाता है जिनको टेम्पल लेके जाया जा रहा था। साथ ही उनको काफी वक्त बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। इसके बाद उन्हें टेम्पल की सीढ़ियां चढ़ने को कहा जाता है। माकिमा भी साफ कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। वैसे डेंजी की ही तरह कटाना मैन भी ब्लड लॉस होने के बाद लड़ नहीं पाता, वो ये बात अकाने को बता रहा था। यहाँ डेंजी के भारी शरीर को वैन में लिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी। फिर तभी उनमें से एक बंदे को वहाँ कौवा दिखता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। इससे पहले वो कुछ एक्सप्लेन कर पाता, वो पिचक कर फट जाता है। अकाने घबराहट में टीम सी से पूछती है कि उन्होंने माकिमा को मारा या नहीं। टीम ई से एक आदमी बोलता है कि टीम सी कुछ वक्त से जवाब नहीं दे रही है और ये बोलते ही वो भी पिचक के फट जाता है। उस ब्रिज के ऊपर भी कुछ कौवे मौजूद थे। अकाने समझ चुकी थी कि माकिमा अभी जिंदा है। यहाँ माकिमा ने मुजरिमों के साथ साथ अपने साथियों की आंखों पे भी पट्टी बांध दी थी, क्योंकि माकिमा सीधा हायर अप से कांटेक्ट करती है। इसीलिए उससे छोटे हंटर्स को ये जानने की जरूरत नहीं है कि माकिमा ने किस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। माकिमा एक कैदी को एक नाम लेने को कहती है। उसके नाम लेते ही वो हाथों से एक साइन बनाती है और वहाँ डेंजी को पकड़ा हुआ आदमी भी मारा जाता है। माकिमा कैदियों को
उन्हीं गुंडों का नाम लेने को कह रही थी और अपने हाथों से उन्हें कुचल रही थी। इसी तरह माकिमा सभी गुंडों को मार देती है और उनके साथ उन मुजरिमों की भी मौत हो जाती है। इसके बाद माकिमा अपने साथियों की आंखों से पट्टियां हटवा देती है और उन्हें बताती है कि वो जितना कर सकती थी उसने कर दिया है और अब उन्हें टोक्यो वापस जाना चाहिए। हम देखते हैं कि उनकी टीम में सिर्फ अकाने और कटाना मैन ही जिंदा रह गए हैं। अकाने कटाना मैन को बताती है कि इतनी खतरनाक पावर सिर्फ माकिमा की ही हो सकती है, इसीलिए उन्हें डेंजी को लेकर यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। पर तभी वो लोग दूर कोबेनी को देखते हैं जिसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में रेडियो फोन था, जिससे कोबेनी को इनकी लोकेशन का पता चला था। हमें दिखाया जाता है कि कोबेनी और हिरोकाजु को मारने के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा गया था, जो वो सबसे पहली गोली हिरोकाजु की गर्दन पर मारती है और दूसरी गोली जो वो कोबेनी को मार रही थी उसके बीच हिरोकाजु आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर अकाने अपना एक नियर सैक्रिफाइस कर स्नेक डेविल की पूंछ को बुलाती है, पर कोबेनी ने उसे इजीली डॉज कर लिया था और वो स्नेक डेविल के ऊपर ही तेजी से भागने लगती है। कटाना मैन कोबेनी पे शूट करता है, लेकिन कोबेनी की फुर्ती उसके हाथ को ही काट देती है। अब अकाने गन से कोबेनी पे शूट कर रही थी, लेकिन कोबेनी डेंजी की बॉडी को ही कवर की तरह यूज करने लगती है, जिससे अकाने और कटाना मैन को डेंजी की बॉडी को साथ ले जाने का मौका ही नहीं मिलता और वो लोग बिना डेंजी को साथ लिए वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ कोबेनी डेंजी से उस दिन के लिए माफी मांगती है जब वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद कोबेनी एक ही वक्त में हंसने और रोने लगती है। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने उस बूढ़ी औरत को उसकी ही गन से मारा था और उसके ही सामने हिरोकाजु की मौत हो गई थी। कोबेनी ने इस जॉब को छोड़ने का फैसला कर लिया था, नहीं तो वो इस जॉब में सच में पागल हो जाएगी। उसने ये सोच लिया था कि वो ये बात हिमेनो से मिलकर ही उसे बता देगी। शाम तक माकिमा युतारो और टेंडो के साथ टोक्यो वापस आ गई थी, जहां उसे माडो नाम का एक हंटर स्टेशन पर मिलने आता है, जो कि हंटर्स पे हुए हमले में जिंदा बच गया था। माकिमा उसे देख खुश होती है और पूछती है कि और कौन कौन जिंदा बच गया है। वो बताता है कि हमला डिवीजन 1, 2, 3, 4 पर हुआ था, जिसमें बस वही लोग जिंदा बचे हैं जो पूरी तरह इंसान नहीं थे। माकिमा को लगता है कि इसके पीछे गन डेविल का हाथ है। खैर उन्हें पता चलता है कि अब ज्यादा हंटर्स नहीं बचे हैं, तो अब सभी डिविजन्स को एक कर दिया गया है, जो कि डिवीजन 4 है, जो कि अब माकिमा के अंडर में है। अब इसके बाद माडो माकिमा को अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे देता है। वो बताता है कि अब स्पेशल डिवीजन में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो इस जॉब को छोड़ रहा है। अब माकिमा के वहाँ से जाते वक्त तो माडो का माकिमा से एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या उसे इस हमले के बारे में पहले से ही अंदाजा था। माकिमा उसे बताती है कि अब वो एक आम नागरिक है, तो वो उसे पब्लिक सेफ्टी की कोई जानकारी नहीं दे सकती। जिसके बाद माकिमा वहाँ से चली जाती है। युतारो टेंडो घबराते हुए माकिमा से बोलते हैं कि वो यहाँ स्पेशल डिवीजन ज्वाइन करने नहीं आए हैं, वो तो बस माकिमा की मदद करने आए हैं, जिसके एक हफ्ते बाद वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। जिस पर माकिमा बोलती है कि कितनी शर्म की बात है। वो उन्हें बताती है कि टोक्यो में कमाल का खाना मिलता है। इसके बाद आकी की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसके ही पास डेंजी और पावर बैठे हुए थे, जो कि आकी के होश में आने का वेट कर रहे थे एक मांगा पढ़ते हुए। अब पावर डेंजी जो एप्पल खा रहा था उसे छीनने लगती है, जिस पर डेंजी उसे देने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि कायरो के लिए कोई एप्पल नहीं है, जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो पावर हमेशा की तरह झूठ बोलने लगती है कि वो मैदान छोड़ के भागी नहीं थी, उसे बस भूख लग गई थी तो वो खाना खाने घर गई थी। पर डेंजी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, जिस कारण फिर से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आकी उनसे पूछता है कि डिवीजन 4 से कोई जिंदा बचा है या नहीं। डेंजी उसे बताता है कि डरपोक कोबेनी और चश्मिश माडो जिंदा बच गए हैं, पर उन्होंने भी जॉब छोड़ दी है, जो सुन आकी को बुरा लगता है। अब इसके बाद डेंजी और पावर को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि माकिमा ने उन्हें बुलाया है। पावर ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो तो आकी के लिए लाए सेब खाने आई थी। डेंजी भी टेबल पर एक सेब रखकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद आकी अपनी तलवार उठाता है और कर्स डेविल से पूछता है कि अब उसके पास कितनी जिंदगी बची है। कर्स डेविल बाहर निकलता है
और उसे बताता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 साल ही बाकी रह गए हैं। अब बाकी अपनी सिगरेट निकालकर उसे पीने लगता है। जिस पल उसे हिमेनो की याद आ गई थी और वो वहीं फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि डेंजी अभी भी गेट के बाहर खड़ा था। असल में डेंजी यहाँ अपनी मांगा बुक साथ ले जाना भूल गया था, पर आकी का रोना सुन वो वहीं रुक जाता है। डेंजी सोच रहा था कि उसका रोना जायज है। आखिर आकी ने एक साथ कई दोस्तों को खोया है और अब हिमेनो भी मारी जा चुकी है। तभी डेंजी सोचता है कि उसे हिमेनो के लिए बुरा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हिमेनो पहली वो थी जो डेंजी से दोस्ती करना चाहती थी। फिर भी उसके मरने के बाद डेंजी को बिल्कुल रोना नहीं आया। डेंजी सोचता है कि पावर या फिर आकी के मरने पर वो शायद नहीं रोएगा। हो सकता है कि वो माकीमा के मरने पे वो 2-3 दिन दुखी हो जाए, पर उसके बाद वो वापस ठीक हो जाएगा। आखिर कोई अच्छा खाना, रहन सहन और नींद कैसे बर्बाद कर सकता है। शायद डेंजी के दिल के साथ उसकी इंसानियत भी मारी जा चुकी है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और माकीमा के पास चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद टोडो और योतारो आकी से मिलने आते हैं। आकी उन दोनों को नहीं जानता था, इसीलिए वो दोनों आकी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो बताते हैं कि माकीमा के कहने पर वो डिवीजन 4 को ट्रेनिंग देने आए हैं। इधर माकीमा पावर और डेंजी को कब्रिस्तान लेकर आई थी। पिछले हुए 2 हमलों से माकीमा समझ चुकी थी कि दुश्मन डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए डिवीजन 4 को और भी ताकतवर होना चाहिए। पर माकीमा के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन दोनों को ट्रेन करे, इसीलिए वो हिमेनो के टीचर किशिबे के पास इन दोनों को लाई है। वो माकीमा को चुप कर उन दोनों से कुछ सवाल करता है। उसका पहला सवाल था कि उनके पार्टनर्स के मरने पर उन्हें कैसा लग रहा है, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसका दूसरा सवाल था कि क्या वो अपने पार्टनर्स का बदला लेना चाहते हैं, पर इसमें भी उन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका आखिरी सवाल था कि वो दोनों किसकी तरफ है, इंसानों की या फिर डेविल्स की। डेंजी कहता है कि जो उसे अच्छे से पालेगा वो उसकी तरफ है और वही पावर उसकी तरफ है जो जीत रहा हो। उनके ये जवाब सुनकर किशिबे उनसे इम्प्रेस हो जाता है और माकीमा को वहां से भेज देता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग शुरू करने वाला है। माकीमा के जाने के बाद किशिबे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसे लोग टीचर या सेंसे कहकर बुलाते हैं, और किशिबे असल में स्पेशल डिवीजन का डेविल हंटर है। वो बताता है कि उसे दारू, लड़की और डेविल्स को मारना अच्छा लगता है, और ये कहते साथ ही किशिबे उन दोनों की गर्दन इतनी जोरों से दबाता है कि उन दोनों का दम घुटने लगता है। किशिबे उन दोनों की गर्दन तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। किशिबे उन दोनों को बताता है कि उनकी बॉडी भी इंसानों की तरह ही कमजोर है। इसके बाद वो उन दोनों को खून पिलाता है ताकि वो दोनों अपने आप को रिकवर कर सके। किशिबे शुरू में ही ये क्लियर कर देता है कि वो माकीमा के कहने पर उन दोनों को ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि किसी कारण गन डेविल डेंजी के दिल के पीछे पड़ा है और इसीलिए माकीमा परेशान है क्योंकि डेंजी बहुत कमजोर है। वो बताता है कि उसने आज तक कई लोगों को ट्रेन किया है, पर डेविल्स को ट्रेन करने का उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर लीटर भर शराब पीने के बाद उसे एक सुझाव आया, क्योंकि किशिबे सबसे पावरफुल डेविल हंटर है, तो जो डेविल उसे हरा देगा वो सबसे पावरफुल डेविल होगा। यानी किशिबे उन दोनों को तब तक मारता रहेगा जब तक वो उसे हरा नहीं देते। पावर कहती है कि इसका तो स्क्रू ढीला है। किशिबे उन दोनों को मारने वापस आगे बढ़ रहा था। पावर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाकर डेंजी को देती है और किशिबे को मारने जाता है, पर किशिबे अपने चाकू से पहले तो डेंजी के सीने में और फिर उसके सिर में चाकू घुसा देता है। पावर भी कोशिश करती है, लेकिन किशिबे उसकी गर्दन को भी काट देता है, जिसके बाद वो दोनों ही जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। जब किशिबे छोटा था तब वो अपने खिलौने तोड़ दिया करता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, पर अब उसे ऐसे खिलौने मिल गए हैं जो लगभग अमर हैं, यानी वो उन्हें तब तक मार सकता है जब तक वो उन्हें सबसे ताकतवर नहीं बना देता। यहाँ आकी को पता चलता है कि फॉक्स डेविल उससे नाराज है, यानी अब वो उसके बुलाने पे नहीं आने वाली, और अब उसके पास जितनी लाइफ बची है उसमें वो कर्स डेविल को भी 2-3 बार ही बुला सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब आकी के पास कोई भी डेविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा है। इसीलिए ये दोनों यहाँ आए हैं आकी को सुझाव देने कि अब आकी को रिटायर हो जाना चाहिए और अपनी बची कुछ जिंदगी को चैन से जीना चाहिए। पर अगर वो चाहे तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है, पर उसके लिए उसे किसी ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। आकी सोचकर जवाब देता है कि वो डेविल हंटर की जॉब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अभी उसके अपनों का बदला पूरा नहीं हुआ है
अब आकी का जवाब सुनने के बाद वो लोग वापस जा रहे थे, लेकिन कल वो फिर वापस आएंगे। युतारो को उनके कई सीनियर्स की बातों पर आज उन्हें यकीन हो गया था कि सच में स्पेशल डिवीजन के हंटर्स गधे होते हैं। अब उनके जाने के बाद आकी के कमरे में एक लड़की उससे मिलने आती है, जिसको यहाँ देख वो हैरान हो गया था। दूसरी तरफ हम डेंजी और पावर को देखते हैं, जहां अब तक शाम हो चुकी थी। किशिबे ने उनकी मार मार के ऐसी हालत कर दी थी कि वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। किशिबे वहां से जाते हुए बोलता है कि कल वो उनसे मिलने सुबह उनके घर आएगा। अब उसके जाने के बाद डेंजी जमीन पे गिर जाता है। पावर को लगा कि डेंजी पिटाई से पागल हो गया है, इसीलिए वो उसे मार मार के उसे उठाने की कोशिश करती है। अब इसके कुछ देर बाद डेंजी होश में आ जाता है और पावर से पूछता है कि आज वो कितनी बार मरा था। अब पावर खुद भी ज्यादा वक्त होश में नहीं थी। वो अंदाजा देकर बोलती है कि शायद 20 बार। अब वो दोनों शिकायत करते हुए वापस घर की ओर जा रहे थे। डेंजी कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी लाइफ वापस नर्क हो जाएगी। उनके पास भागने का भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी वाले उन्हें ढूंढ के मार ही देंगे। डेंजी को किशिबे पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी पावर को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि उस शराबी का शराब पी पी कर उसका दिमाग सड़ गया होगा, तो अगर वो अपना दिमाग चलाएं तो उसे आसानी से मार सकते हैं। डेंजी को भी पावर की बात में दम लगता है। अब अगले दिन डेंजी और पावर पूरी तैयारी के साथ किशिबे का वेट करने लगते हैं। उन्होंने गॉगल्स पहने हुए थे ताकि वो स्मार्ट लगे। अब जैसे ही किशिबे उनके दरवाजे पर आता है, पावर अपने ब्लड से बने भाले को किशिबे के सर पे निशाना लगाती है, पर किशिबे ने अपने आप को बचा लिया था। इसी से ऊपर वाले फ्लोर में पावर ने कई सारी बोतलों में अपना खून जमा किया हुआ था, जिसका यूज वो अब भाला बनाकर करती है। पर किशिबे उनसे भी बचकर उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। डेंजी पीछे से आकर किशिबे पे कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था, पर किशिबे उसके मुंह पर एक लात मारता है और डेंजी नीचे गिर जाता है। यानी उन दोनों का प्लान बुरी तरह फेल हो गया था। वैसे किशिबे उनके प्लान की तारीफ करता है और उन्हें इस प्लान की थोड़ी कमी भी बताता है कि पावर ने इस प्लान में अपने खून का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था, जिस चक्कर में अब वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रही। और डेंजी इसीलिए हारा क्योंकि वो किशिबे के अटैक को देख नहीं पाया, पर वो उनसे इम्प्रेस है, इसलिए वो कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। ये बात डेंजी पावर को बताता है, जो सुन पावर को राहत मिलती है। अब डेंजी वापस खड़ा होने जा रहा था, तभी वो देखता है कि किशिबे का चाकू उसके माथे पे आके लगा है। किशिबे बोलता है कि कभी भी शिकार को शिकारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ टेंडो और युतारो आकी को एक स्पेशल फैकल्टी में लेकर आए थे। ये लोग आकी को एक नए डेविल से मिलवाने आए हैं, जिससे आकी को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में काम करना खुद खुशी से कम नहीं है। तो इसके लिए आकी को एक ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसकी कीमत भी बड़ी देनी होगी। और ये वो जगह है जहाँ पब्लिक सेफ्टी हंटर्स के द्वारा डेविल्स को जिंदा पकड़ के रखा गया है, और इनमें से ही आकी को एक अच्छे डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। कुछ देर बाद युतारो आकी से पूछता है कि वो सुंदर लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिस पर हमें पता चलता है कि वो हिमेनो की छोटी बहन थी, जो आकी को कुछ लेटर देने आई थी, जो हिमेनो अक्सर अपनी छोटी बहन को लिखा करती थी। हिमेनो की ही इच्छा थी कि आकी भी इन लेटर्स को पढ़े। वो देखता है कि हिमेनो अक्सर उन लेटर्स में उसकी ही बातें करा करती थी, कि कैसे वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है कि वो दोनों डेविल हंटर्स का काम छोड़ दे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। इन सभी लेटर्स को पढ़कर आकी को समझ आ गया था कि हिमेनो उसे पसंद करती थी। यहाँ आकी को प्रिजन नंबर 108 लेकर आया जाता है, जिसके पीछे फ्यूचर डेविल था, क्योंकि कई लोगों को अपने फ्यूचर से डर लगता है, इसीलिए फ्यूचर डेविल बहुत ताकतवर है। युतारो बताता है कि पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 डेविल हंटर्स ने ही फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें से एक को तो अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ गई और दूसरे को अपनी दोनों आंखें, साथ ही उसने अपनी सूंघने और चखने की शक्ति को भी खो दिया है। अब इसके बाद आकी को सेल के अंदर भेज दिया जाता है, जहां उसे फ्यूचर डेविल की एक आंख दिखती है। वो डेविल चिल्लाते हुए और उसके बाद नाचते हुए कहता है, फ्यूचर का ही राज है, फ्यूचर का ही राज है। वो आकी को उसके साथ ये कहने को कहता है, लेकिन आकी उसकी बातों पे ध्यान न देते हुए उससे कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करता है, जो कि फ्यूचर डेविल को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता। वैसे वो कहता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसे आकी का फ्यूचर देखना होगा, जिसके बाद वो तय करेगा कि उसे आकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। वो आकी को उसका सिर इस होल में डालने को कहता है, जो कि आकी को बड़ा अजीब लग रहा था। खैर उस जगह वो अपना सिर डाल देता है
और आकी का फ्यूचर देखने के बाद फ्यूचर डेविल जोरों से हंसने लगता है। उसने आकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आकी की राइट वाली आंख में रहने की शर्त रखी थी, जिसके बाद आकी उसकी पावर का यूज कर सकता है। इतने ताकतवर डेविल से इतनी आम सी शर्त सुन आकी खुद भी हैरान था। फ्यूचर डेविल बताता है कि भविष्य में आकी की मौत बड़ी मजेदार होने वाली है, जिसको वो अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। वो आकी को बता भी रहा था कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, लेकिन आकी उसे रोक देता है। आकी को बस अपने दुश्मनों को मारने से मतलब है और वो उसे अपनी राइट आंख में आने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि किशिबे ने आज फिर से डेंजी और पावर की हालत खस्ता कर दी है, लेकिन आज वो लोग किशिबे के गाल पे एक खरोच मारने में कामयाब हो गए थे, यानी वो पहले से बेहतर हो चुके हैं। किशिबे कहता है कि अब उन्हें यूं रोज रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो लोग अब हफ्ते में एक ही बार प्रैक्टिस करेंगे। ये सुन उन दोनों को बड़ा आराम मिलता है। किशिबे लड़ाई के दौरान उन्हें कुछ बातें ध्यान रखने को कहता है कि लड़ाई के वक्त भी उन्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके दुश्मन पर कौन सा हथियार है। हमें पता चलता है कि कल पूरी डिवीजन 4 कटाना मैन और उस अकाने को पकड़ने उनके बेस जा रहे हैं, और अगर कल के मिशन में ये लोग फेल होते हैं तो डिवीजन 4 को रद्द कर दिया जाएगा, यानी फिर किशिबे को इन दोनों को सच में मारना होगा। डेंजी कहता है कि अगर उसमें और किशिबे में लड़ाई हुई तो वो किशिबे को जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि उसने उसे काफी ताकतवर बना दिया है, यानी अब वो और भी डेविल्स को मार पाएगा, जिसका मतलब है कि वो माकीमा के और भी करीब आ जाएगा। इसके बाद किशिबे माकीमा से मिलने जाता है, जो कि उम्मीद कर रही थी कि किशिबे ऐसे ही डेंजी और पावर को ट्रेन करता रहेगा, लेकिन अब किशिबे का मन उनसे हटता जा रहा है। असल में किशिबे ने आज तक जितनों को भी ट्रेन किया है वो सब आखिर में मारे जाते हैं, जिस कारण किशिबे ने दारू पीना शुरू कर दिया है। उसने नहीं सोचा था कि उसे डेंजी और पावर के मरने से फर्क पड़ेगा, लेकिन अब उसे भी उनसे लगाव होने लगा है। खैर माकीमा उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। किशिबे कहता है कि वो जानता है कि पब्लिक सेफ्टी को डिविजन्स पे हुए इन हमलों के बारे में पहले से ही अंदाजा था। माकीमा कहती है कि हमला तो उस पर भी हुआ था। वो कहता है कि उसे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हो। माकीमा भी कहती है कि वो जितने हो सके उतने इंसानों को डेविल से बचाना चाहती है, और अगर कल का उनका मिशन कामयाब हो जाता है तो पब्लिक के बीच स्पेशल डिवीजन की इमेज और भी अच्छी हो जाएगी, जिससे उन्हें और भी फ्रीडम मिल सकती है। फिर वो और भी लोगों को बचा पाएंगे, जिस पर किशिबे उसे झूठी बोलता है। दूसरी तरफ अकाने और कटाना मैन अपने आदमियों के साथ एक बिल्डिंग में छिपे हुए थे और दोनों को किसी सेफ जगह पहुंचाने का प्लान चल रहा था। पर अकाने जानती थी कि जब तक माकीमा जिंदा है पूरे जापान में उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं है, इसीलिए उनका यहीं रुकना ज्यादा बेहतर होगा। कटाना मैन गुस्से में बोलता है अगर आज उसके दादा जिंदा होते तो उन्हें ऐसे भागना नहीं पड़ता, और उसे डेंजी के जिंदा होने पे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे इन्हें कटाना मैन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए अकाने उनके आदमियों से इस चीज का ध्यान रखने को कहती है कि कोई उन्हें काट ना ले। हमें पता चलता है कि जाने से पहले कटाना मैन के दादाजी उसके लिए तोहफे छोड़ के गए थे, जो कि इस बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे कई सारे ज़ॉम्बीज है, जो अगर किसी को भी काट लेते हैं तो वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। अब रास्ते में जाते वक्त युतारो बताता है कि आज वो दोनों क्योटो वापस जा रहे हैं, यानी उनकी ये आकी से आखिरी मुलाकात है। तो वो पूछता है कि क्या आकी सच में गन डेविल को मारना चाहता है, क्योंकि कटाना मैन और उसके साथियों से तो वो पिटकर आ गया था। तो क्या वो सच में गन डेविल को हरा सकता है जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली है। असल में ये दोनों भी गन डेविल की वजह से ही हंटर बने थे, पर वो उसको मारने का सपना नहीं देखते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उसे मारना नामुमकिन है। युतारो कहता है कि उसे आकी की शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है, क्योंकि आकी एक कमजोर इंसान है जो दिखाता है कि वो बहुत ताकतवर है। आकी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, वो बस कर दिखाने में बिलीव रखता है, और अगर वो फेल हो जाता है तो तुम मेरी मौत पे हंस सकते हो, ऐसा आकी युतारो से कहता है। अब आकी को हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद युतारो उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है कि भले ही वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो उसके सपने को सपोर्ट करता है, और जाने से पहले वो उसे एक सीख देता है कि स्पेशल डिवीजन में सभी लोग पागल होते हैं,
तो वो उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। दूसरी तरफ माकिमा याकुजा गैंग के करंट बॉस से मिलने आई थी। वो आदमी कहता है कि हंटर्स पर हमला उसके ऑर्डर पर नहीं हुआ था। इसके पीछे अकाने नाम की लड़की थी जिसने गैंग मेंबर्स का सौदा गन डेविल से करवाया था। माकिमा पूछती है कि किस तरह का सौदा। वो बताता है कि बंदूक और गोलियों के बदले उन्होंने गन डेविल को 20,000 येन दिए थे, मतलब कि डेविल्स को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। माकिमा उसे उसकी गैंग के सभी मेंबर्स के नाम इस कागज पर लिखने को कहती है। वो ऐसा करने के लिए मान भी गया था। उसने सोचा कि माकिमा ज्यादा से ज्यादा उन्हें जेल में डाल देगी, पर माकिमा को उनके अलावा बाकी गैंग मेंबर के भी नाम चाहिए थे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता वरना उनके बीच लड़ाई छिड़ जाएगी। माकिमा कहती है कि इसमें ही पब्लिक की भलाई है। तो बॉस माकिमा को नेसेसरी एविल का ज्ञान देने लगता है, वो बुराई जिसको करने से सबका भला हो। वो कहता है कि अगर सारी गैंग एक दूसरे में लड़कर ही खत्म हो जाएंगी तो बाहर की माफिया गैंग यहाँ आने की कोशिश करेंगी। और वो कहता है कि चाइना और रशिया माफिया गैंग तो उनसे भी बुरी है। उनके सामने तो वो लोग बहुत ही भोले हैं और इनकी ही वजह से बाहर की माफिया गैंग अब तक रुकी हुई है। तो माकिमा अपने साथ लाई एक बैग को निकालती है। बॉस को लगा कि माकिमा उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके अंदर पैसे नहीं थे, बल्कि इसके अंदर यहाँ पे खड़े सभी लोगों का कुछ कीमती सामान था। इसके अंदर यहाँ खड़े हर एक के फैमिली मेंबर की आंखें हैं। बॉस उस बैग को खोलकर देखता है तो सच में इसमें बहुत सारी आंखें थी, पर चिंता की कोई बात नहीं थी। माकिमा किसी को जानती है जो ये आंखें वापस लगा सकता है। अगर ये लोग उसका काम कर दे तो वो उन्हें उनसे मिलवा सकती है। तभी एक आदमी गुस्से में माकिमा को पंच मारने वाला था, पर जैसे ही माकिमा उसे देखती है उसे अचानक ही कुछ हो जाता है। उस आदमी की नाक से खून बहने लगता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब माकिमा बड़े डरावने तरीके से बॉस से कहती है कि नेसेसरी एविल तो एक बहाना है अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने का। समाज को इन चोचलेबाजों की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कटाना मैन और अकाने जिस बिल्डिंग में छिपी हुई थी उस बिल्डिंग को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। कटाना मैन और अकाने भी सबको मारने के लिए और डेंजी का दिल चुराने के लिए एकदम तैयार थे और यहाँ स्पेशल डिवीजन भी पहुँच चुकी थी। अपनी ट्रेनिंग की वजह से पावर और डेंजी बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। आकी किशिबे से पूछता है कि प्लान क्या है, जिस पर किशिबे बोलता है कि कोई प्लान नहीं है, ये लोग सीधा हमला करने वाले हैं। जिसके बाद आकी और टीम बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। किशिबे पुलिस से कहता है पुलिस और डिवीजन 2 को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस को सील करके रखना है। हमें बताया जाता है कि डिवीजन 4 में सभी लोग पूरी तरह इंसान नहीं हैं। अगर उनमें से कोई भागा तो वो लोग आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। किशिबे पुलिस को सभी हंटर्स के बारे में बताता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो लोग उनका भी सामना कर सके। सबसे पहले है शार्क फिन, जो पानी में ही नहीं हर जगह तैर सकता है, यहाँ तक कि ये कुछ वक्त के लिए अपने सिर को शार्क में भी बदल सकता है। शार्क फिन जिसका नाम बीम है, वो ज़ॉम्बीज को देखकर एक्साइटेड हो गया था और सभी ज़ॉम्बीज को खाने लगता है। पर तभी वो एक हुडी पहने एक आदमी को खाने जा रहा था जो उसे लात मारकर भगा देता है। ये वॉयलेंस फील्ड है जिसका नाम गलगली है। किशिबे बताता है कि ज्यादातर डेविल्स फील्ड बनने के बाद कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये फील्ड होते हुए भी काफी ताकतवर है। इसने अपने मुंह पर एक मास्क पहना हुआ है जिसके अंदर जहरीली गैस है और ये मास्क कभी उतरना नहीं चाहिए। जब वॉयलेंस फील्ड सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा था तब उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसको वो यहाँ से भागने को कहता है, पर जब वो मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि ये तो स्पाइडर डेविल है। किशिबे बताता है कि ये डेविल ज्यादातर वक्त इंसानी रूप में ही होती है और जो डेविल इंसानों के रूप में रहते हैं वो ज्यादातर फ्रेंडली होते हैं, पर आखिर में वो है तो डेविल ही। स्पाइडर डेविल जिसका नाम प्रिंसी है, वो भी अपने डेविल फॉर्म में आके हर एक ज़ॉम्बी को मार रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी की गर्दन लुढ़कते हुए एक लड़के से टकराती है जो कि कहता है कि इससे मेरा जूता गंदा हो गया, और फिर वो उसको ही उठा के उसे खाने लगता है। ये एंजल डेविल है जो कि लड़कियों जैसा दिखता है पर अंदर से है ये भी मर्दाना ही। और किशिबे बताता है कि ये एक स्पेशल केस है। वैसे इसकी इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई भी हंटर इससे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जब भी कोई इसे छूता है उसकी उम्र कम होने लगती है। उसी वक्त आकी भी आ जाता है जो अपनी तलवार से सभी ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। एंजल डेविल आकी से एक रुमाल मांगता है तो आकी उसके पास जाके उसे अपना रुमाल दे देता है। एंजल डेविल हैरान था कि आकी उसके इतना करीब आ गया। असल में आकी जानता था कि जब तक वो उसे डायरेक्टली नहीं छूता उस पे उसका कोई असर नहीं होगा। तभी एक गुंडा पीछे से आकर आकी पर गोली चलाने लगता है
पर एंजल डेविल ने अपने पंखों से उसे प्रोटेक्ट कर लिया था और फिर आकी उसे कूट देता है और एंजल डेविल से इसे बाहर ले जाने को कहता है। एंजल डेविल को किसी का ऑर्डर मानना पसंद नहीं है, लेकिन उसके लिए यहाँ लड़ने से तो बेहतर ही है। अब आकी डेंजी और पावर से कहता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को फील्ड संभाल लेंगे, उन्हें जाके कटाना मैन और अकाने को पकड़ना चाहिए। डेंजी पूछता है क्या वो जानता है कि वो लोग कहाँ हैं, जिस पर आकी मना कर देता है और कहता है कि उन्हें अलग अलग होना होगा। आकी उन्हें ढूंढते हुए 4th फ्लोर तक पहुँच गया था, जहाँ उस पर एक गुंडा गोली चलाने वाला था, पर आकी उसको भी पीट देता है। फिर तभी वहाँ 4 गुंडे और बंदूक लेकर आ जाते हैं, पर उससे पहले वो गोली चलाते उनकी नाक से खून निकलने लगता है और वो लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम माकिमा को देखते हैं, जिसको शायद सारे नाम मिल चुके थे और शायद उसने याकुजा गैंग के लोगों का इस्तेमाल करके इन गुंडों को मारा है। आखिर में आकी अकाने तक पहुंच जाता है, जिसको वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर अकाने अपने एक नाखून को सैक्रिफाइस कर स्नेक डेविल को घोस्ट डेविल को बुलाने को कहती है। तभी आकी के सामने घोस्ट डेविल आ जाता है, जो अब अकाने के कंट्रोल में है, जिसको अकाने आकी को मारने का हुक्म देती है। हम देखते हैं कि अकाने की नाक से खून निकल रहा है। वैसे क्योंकि आकी के पास फ्यूचर डेविल की पावर है, जिससे वो थोड़े आगे का फ्यूचर देख सकता है, वो उसका यूज कर घोस्ट डेविल के सभी हाथों को काटता जा रहा था, पर घोस्ट डेविल के हमले खत्म ही नहीं हो रहे थे और आकी भी थक जाता है, जिसके बाद घोस्ट डेविल आकी को उठा लेती है। अकाने घोस्ट डेविल को आकी का गला दबाकर उसे मार देने को कहती है, जो कि घोस्ट डेविल वैसा ही कर रहा था। तभी आकी को वो दिन याद आता है जब हिमेनो और वो एक साथ डिनर कर रहे थे और हिमेनो उसे सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रही थी, जिसको पीने के लिए आकी मान भी गया था, लेकिन वो ये भी कहता है कि हिमेनो अच्छी नहीं है जो एक माइनर को सिगरेट पिला रही है। ये सुन कि आकी अभी 18 से कम है, हिमेनो सिगरेट वापस ले लेती है और कहती है कि वो सिगरेट को अपने पास ही रखेगी और जब आकी बड़ा हो जाएगा तब वो उसे देगी। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल ने आकी को छोड़ दिया है। घोस्ट डेविल अपना एक हाथ आकी की तरफ बढ़ाता है, जिसके अंदर एक सिगरेट थी और उस पर इजी रिवेंज लिखा हुआ था। आकी उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है और अपनी तलवार को लेकर घोस्ट डेविल की ओर बढ़ने लगता है। अकाने ये देख हैरान थी कि घोस्ट डेविल कुछ कर क्यों नहीं रहा। असल में हिमेनो ने आकी को बताया था कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ डर को देख सकते हैं और अभी आकी के अंदर का डर खत्म हो गया है, जिसके बाद वो घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ जाता है और हिमेनो से कहता है कि वो भी जल्द उसके पास आ रहा है, जिसके बाद आकी उसकी गर्दन काट देता है। अकाने ये देख हैरान हो जाती है और जल्दी स्नेक डेविल को बुलाने वाली थी, पर उससे पहले कोबैनी उसकी गर्दन पर चाकू रख चुकी थी। आकी कोबैनी को उसे मारने से मना करता है और पूछता है कि कोबैनी ने अब तक पब्लिक सेफ्टी छोड़ा क्यों नहीं, जिस पर वो बताती है कि उन्हें बोनस मिलने वाला है। दूसरी तरफ डेंजी और पावर लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे थे और इस दौरान पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही थी, जिसको देख डेंजी को घिन आ रही थी। पावर कहती है कि मीट तो मीट होता है, पर डेंजी को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी उनकी लिफ्ट एक फ्लोर पर आके रुकती है, जो फ्लोर पूरी तरह ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। डेंजी पावर को शांत होने को कहता है, क्योंकि अभी तक इन ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें नोटिस नहीं किया था। तो पावर वहाँ चिल्ला के अपना नाम चिल्लाने लगती है और डेंजी को उसके पीछे रहने को ही कहती है, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देती है और डेंजी वहाँ चुप खिसक जाता है। पावर को तो लग रहा था कि डेंजी उसके पीछे है और वो यही सोचकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए शो ऑफ करने लगती है। और यहाँ डेंजी लिफ्ट से 18 फ्लोर पे पहुंच गया था, जिसका दरवाजा खुलते ही डेंजी के लिए कटाना मैन अपने गुंडों के साथ उसके स्वागत के लिए खड़ा था। डेंजी भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर कटाना मैन उसे रुकने को कहता है। वो डेंजी से कुछ बातें करना चाहता था, जिसमें अगर वो सहमत रहा तो वो सरेंडर भी कर देगा। कटाना मैन बोलता है कि तुमने इनके दोस्तों को और मेरे दादाजी को मारा है, तो क्या तुम्हें अपने कर्मों का पछतावा है? डेंजी कहता है कि उसने उन्हें इसीलिए मारा क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गए थे, जिस पर कटाना मैन यकीन नहीं करता और अगर वो मान भी ले तो वो भी कभी इंसान हुआ करते थे। फिर भी डेंजी को क्या उनको मारने का बुरा नहीं लगा और डेंजी भी साफ मना कर देता है। कटाना मैन बताता है कि अकाने ने उसकी बॉडी के साथ कुछ बदलाव किए थे और उसके दिल को कटाना डेविल से चेंज कर दिया था।
लेकिन फिर भी अगर वो किसी ज़ॉम्बी को मार देता है तो उसे रात भर नींद नहीं आती। पर डेंजी ने शायद अपने दिल के साथ अपनी इंसानियत भी खो दी है। वो कहता है कि अगर डेंजी में अभी थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो वो अपनी मौत को उनके हवाले कर दे, जिस पर डेंजी गंभीरता से सोचकर साफ मना कर देता है और कटाना मैन गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही ट्रांसफॉर्म होकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और किसी दूसरी बिल्डिंग पे जा गिरते हैं। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। कटाना मैन डेंजी को एक लात मारता है, जिससे डेंजी एक चलती हुई ट्रेन पे जा पहुंचता है और फिर कटाना मैन भी वहां जाता है। कटाना मैन ने भी ये नोटिस किया था कि अब डेंजी पहले से तेज हो गया है। वो पूछता है कि डेंजी किसके लिए लड़ रहा है, जिस पर डेंजी कहता है कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। कटाना मैन पूछता है कि पब्लिक सेफ्टी से उसे ऐसा क्या मिल गया। डेंजी कहता है कि उसे जितना मिला है उसके लिए उतना काफी है और अब वो कटाना मैन को हराने वाला है ताकि माकिमा उसकी तारीफ करे। जिसके बाद उन दोनों के बीच वापस घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों लड़ते हुए ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, जिस कारण ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ गई थी ताकि सभी पैसेंजर्स भाग सके। अब कटाना मैन डेंजी को लात मार के दूर फेंक देता है और अपने वापस अटैक पोज में आ जाता है। डेंजी ने ये नोटिस तो कर लिया था, पर उसके बगल में एक लड़की थी जिसको बचाने के चक्कर में डेंजी अपना एक हाथ खो देता है, पर उसके बाद वो लड़की वहां से सेफली निकल गई थी। अब कटाना मैन वापस अपने अटैक पोज में आ जाता है और तेजी से डेंजी के दूसरे हाथ को भी काट देता है। कटाना मैन ने अपनी जीत मान ली थी और वो डेंजी को मरने से पहले उसके दादाजी से माफी मांगने को कहता है, पर डेंजी वापस खड़ा होता है और कहता है कि वो अभी भी लड़ सकता है क्योंकि अभी उसके सिर पर एक चैनशो बाकी है और वो उसको लेकर कटाना मैन की ओर आने लगता है। कटाना मैन वापस अपने अटैक पोज में आता है और तेजी से डेंजी पर हमला कर देता है, जिससे अब डेंजी की सिर वाली चैनशो भी टूट गई थी। कटाना मैन वापस कहता है कि वो उसके दादा से माफी मांग ले और फिर वो उसे मौत दे देगा, पर लेकिन कटाना मैन से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उसने डेंजी के सिर पर ही निशाना लगाया था। हम देखते हैं कि कटाना मैन 2 हिस्सों में कट चुका है, जो कि डेंजी ने अपने टांगों से निकाली चैनशो से उसे काटा है और अब डेंजी उसे ताना मारते हुए कहता है कि शिकारी को कभी शिकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद कटाना मैन को होश आता है, जो कि अब अपने इंसानी रूप में था और डेंजी ने उसे बंदी बनाया हुआ था। क्योंकि कटाना मैन भी डेंजी की ही तरह है, तो उसकी कटाना निकालने के बाद वो वापस पहले जैसा हो गया और अब यहाँ डेंजी पुलिस का वेट कर रहा है ताकि कटाना मैन को जल्दी अरेस्ट कर लिया जाए। पर डेंजी को इस बात का भी थोड़ा दुख था कि इस आदमी की वजह से इस दुनिया से एक खूबसूरत लड़की हिमेनो कम हो गई है, जिसका कटाना मैन को पछतावा भी नहीं है। और ऐसा कैसे चल सकता है? कटाना मैन डेंजी से कहता है कि डेंजी इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग पब्लिक सेफ्टी के पालतू कुत्ते हैं। पर डेंजी को काफी सोचने के बाद एक आइडिया आता है और वो एक कंपटीशन करने वाला था। तभी आकी भी वहां आ जाता है और पुलिस को उनकी करंट लोकेशन के बारे में बताता है। डेंजी आकी से पूछता है कि क्या वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेगा, जो कि ये बात आकी के सिर के ऊपर से जाती है। तो डेंजी बताता है कि इसी आदमी ने हिमेनो को गोली मारी थी, तो वो लोग भी इसकी गोली पर हमला करेंगे जब तक पुलिस ना आ जाए और जिसकी लात पे ये ज्यादा तेज चिल्लाएगा वो जीत जाएगा। कटाना मैन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था, पर आकी को लगता है कि उनका जो काम है बस उन्हें वही करना चाहिए और अपने कुछ वक्त के मजे के लिए किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए और शायद उनके ये करने से हिमेनो भी खुश नहीं होगी। आकी वापस अपनी वो सिगरेट निकालता है और कुछ देर सोचने के बाद वो सिगरेट वापस रख देता है और डेंजी से पूछता है कि अगर वो जीता तो इनाम क्या मिलेगा, जिस पर वो कहता है कि गोटी मिलेगी और वो दोनों कटाना मैन की ओर बढ़ने लगते हैं और कटाना मैन भी चिल्लाते हुए उन्हें दूर रहने को कह रहा था। यहाँ बिल्डिंग में कटाना मैन के सारे गुंडे पुलिस के द्वारा पकड़े जा चुके थे और ये वाला मिशन तो कंप्लीट हो चुका था और यहाँ डेंजी और आकी ने कच्चे अंडों का ऑमलेट बना दिया था। आकी मन में सोचता है कि हिमेनो को इस आदमी की चीखें स्वर्ग में भी सुनाई दे रही होंगी और यहाँ माकिमा अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देती है और बताती है कि वो आतंकी हमला अकाने नाम की लड़की के द्वारा हुआ था, जो कि कभी सिविलियन डेविल हंटर हुआ करती थी। उसी ने गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था और गन्स को याकुजा गैंग में बांटा था, जिसके बदले में उसे चैनशो मैन का दिल लाने को कहा गया था। सीनियर्स पूछते हैं कि उन्हें चैनशो मैन का दिल क्यों चाहिए,
पर इससे पहले ये लोग ये जान पाते अकाने के स्नेक डेविल ने उसे मार दिया था। पर ये कंफर्म नहीं है कि ये क्या था, ये सुसाइड भी हो सकता है या तो ये गन डेविल का कॉन्ट्रैक्ट था। वैसे बिल्डिंग से इन्हें 1.5 किलो गन डेविल के टुकड़े भी मिले हैं, जिसको उनके पास पहले ही रखे 5 किलो गन डेविल के टुकड़ों के पास रखने के बाद अब आखिर ये टुकड़े गन डेविल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी ये लोग जल्द ही गन डेविल तक पहुंच जाएंगे। अब इसके कुछ दिनों बाद आकी डेंजी पावर शॉपिंग करने के बाद दबा के खाना खाते हैं और रात में आकी अपने अपार्टमेंट की बालकनी में आता है, जहां वो वही इजी रिवेंज वाली सिगरेट निकालता है जिसको वो चैन से पीता है। और यहाँ डेंजी और पावर भी चैन से सो रहे थे। डेंजी को वापस से वही सपना आता है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डेंजी वापस उस दरवाजे के पास पहुँचता है और हम देखते हैं कि डेंजी इस सपने में छोटा है और डेंजी को रियलाइज था कि उसे बार बार यही सपना आता है और जागने के बाद वो इसे भूल जाता है। फिर तभी दरवाजे की दूसरी ओर से डेंजी को पोचिता की आवाज आती है। अब पोचिता की आवाज सुनकर डेंजी दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन पोचिता ये करने से उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए पर डेंजी को ये दरवाजा कभी नहीं खोलना है। आखिर में हम एक लड़की को देखते हैं जो डेंजी की पसंद के बारे में सोच रही थी कि डेंजी को कैसे चूहे पसंद है, देसी या शहरी। और यहाँ पे ये सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को या सॉल पे कर लेना, वरना इस आवाज को टाइम पर कैसे सुन पाओगे।